हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के अलावा अब जो नया फीचर आया है हाइप करने का, तो वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले पिछले पार्ट के अंदर जो हम लोगों ने देखा था कि किकीरो को ये पता चल चुका था कि उसके होम टाउन के ऊपर कई सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है। जैसे ही उसे ये पता चलता है तो वो अपने साथियों से कहता है कि जल्दी से तुम्हें वहाँ पर जाना होगा, जहाँ पर वो हैमल्ट और ड्यूक को जाने के बारे में भी कहता है। पर हेमल्ट को ये लग रहा था कि शायद वो यहाँ से हेमल्ट और ड्यूक को नहीं जाने देगा, जिस वजह से वो ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक से रह गया था। अब स्टोरी अगले सीन से कंटिन्यू होती है। ल्यूक और हेमल्ट दोनों ही किकीरो की बात सुनकर हैरान से रह गए थे, पर किकीरो उससे कहता है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। किकीरो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी कैपेबिलिटीज के ऊपर जरा सा भी डाउट है, बल्कि ये बात है कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हें वापस भेज रहा हूँ। जिसके बाद वो चिल्लाते हुए अपने नाइट से कहता है कि जैसे ही तुम लोगों का वहाँ पर काम कंप्लीट हो जाएगा तो तुम रीइंफोर्समेंट के साथ यहाँ पर वापस आ जाना और हम उस रेड स्कॉर्पियन को हमारी कंबाइंड स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर खत्म कर देंगे। और साथ ही वो ल्यूक से कहता है कि मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि तुम अपने ग्रैंडपा के आर्च एनिमी से अपना बदला जरूर लोगे। ल्यूक ये सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान से रह गया था। जब किकीरो आगे बढ़ते हुए कहता है कि जैसे ही सारी तैयारियां यहाँ पर हो जाएंगी तुम लोग यहाँ से निकल जाना। हैमल्ट ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज और थोड़ा सा परेशान सा हो रहा था और कुछ ही देर में हमें वहाँ से उन्हें जाता हुआ दिखाते हैं। जब हैमल्ट ये देखकर काफी ज्यादा परेशान था और वो सोचता है कि सच में किकीरो के लिए ये काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो यहाँ पर मुझे और ल्यूक को फंसा सकता था, तो आखिर इसने हमें यहाँ पर क्यों भेज दिया। जिस तरीके के हालात अभी लग रहे हैं ऐसा लगता है सच में कि किकीरो एक काफी ज्यादा बड़ा ट्रेडर हो सकता है, पर बस मेरे यहाँ पर इस तरीके से उसके ऊपर नजर रखने से ऐसा नहीं है कि वो कभी भी कोई सस्पिशियस एक्ट करेगा। जिसके बाद वो अपने दिमाग को साफ करते हुए कहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट प्रिंस का ऑर्डर हो, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अभी ज्यादा जरूरी चीज ये है कि मुझे अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि कोई भी हाथ से बताकर या कोई वार्निंग के साथ नहीं आते। और वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था तभी ल्यूक उसे आवाज देकर उसे पूछना चालू करता है कि तुम भी डिवाइन सोर्समैन की काफी ज्यादा इज्जत करते हो, मैंने सही कहा ना? पर क्या तुम्हें कभी भी यह लगा है कि तुम्हें रेड स्कॉर्पियन को मारकर उनका बदला लेना चाहिए? हैमल्ट ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था। ल्यूक आगे कहता है कि अगर मैं मेरी बताऊं कि यहाँ पर मैं डिवाइन सोर्समैन के ब्लड को इनहेरिट करे हुए हूँ और साथ ही उसकी सोर्समैनशिप को भी, पर उसके बाद भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे कोई बदला लेना है। ये शायद इस वजह से हो सकता है क्योंकि मैंने कभी भी उनसे एक बार भी बात नहीं करी। और अगर मैं सच बताऊं तो कैप्टन ने जब मुझसे वहाँ पर डिवाइन सोर्समैन का बदला लेने के बारे में मेंशन किया था तो मुझे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट सा महसूस हो रहा है, क्योंकि वो इंसान जिसने एक बार मुझे एडवाइस दी थी कि मुझे अपने आप को यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ के साथ प्रूव करना चाहिए, वो अभी भी मेरे अंदर डिवाइन सोर्समैन को देखता है। ये सुनने के बाद हैमल्ट कहता है कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं, ये सुनने में ऐसा लगता है जैसे कि तुम काफी ज्यादा बिगड़ चुके हो, क्योंकि जब तुम्हारे पास सारी चीजें डिवाइन सोर्समैन की हैं उसके बाद तुम अगर उनका बदला नहीं लेते तो ये काफी गलत होगा। जैसे वो ये सुनता है तो वो भी एक ऑकवर्ड सी हंसी हंसता है और आगे कहता है कि सच में तुमसे जब भी मैं बात करता हूँ ऐसा लगता है जो कि मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ तुमने उसे और भी ज्यादा बदतर बना दिया हो। हैमल्ट कहता है कि पर अब यही अच्छा होगा कि तुम बस सर्वाइव करने पर ध्यान दो। और हाँ, इससे मेरे दिमाग में वो बात आई कि यहाँ पर आने से पहले तुम्हें किसी ने कुछ दिया था। ल्यूक कहता है कि हाँ, मैं तो इस बारे में भूल गया था, मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि मैं उसे देख ही नहीं पाया कि आखिर मैंने उसे कहाँ रख दिया। इसके बाद वो चेक करता है और उसको वहाँ पे एक लेटर दिया गया था। हैमल्ट ये देखकर कहता है कि ये एक नोट है, तो वो भी एक ऑकवर्ड से हंसते हुए कहता है कि हाँ, पर मुझे लगता है कि आखिर ये किसने भेजा होगा। और जब वो उसे खोलता है तो कहता है जैसा कि मुझे लगा था कि ये सेकंड प्रिंस का है। वो कहता है कि आखिर इसके अंदर क्या लिखा है। ल्यूक पढ़ता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इसे पढ़ने में काफी ज्यादा लेट नहीं हुए होगे, अगर तुम अभी भी यहाँ पर हो तो तुम इसे पढ़ना जरूर। पर वो अपनी बात पूरी करता उसके आगे जा रहा आदमी उसे कहता है कि हे, फॉर्मेशन को बिल्कुल मत तोड़ो। और अचानक ही हेमल्ट को अपने सीड ऑफ डार्कनेस की वजह से अजीब तरीके की सेंसेशन और दर्द महसूस होना चालू हो जाता है। वो बहुत ज्यादा सन और बहुत ज्यादा तकलीफ में था। उसे महसूस होना चालू हो गया था कि उसके कदमों के नीचे कुछ है जो कि तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रहा है और ये अजीब सी सेंसेशन उसे काफी ज्यादा डरा देती है। और उसे पता चल चुका था कि उसके नीचे कई सारे मॉन्स्टर्स थे, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाते हुए सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से अपने घोड़ों को यहीं पर रोक दो। ये देखकर वो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर वो यहाँ पर क्या कह रहा है। जैसे वो लोग पीछे की तरफ देखते हैं तो अचानक ही वो मॉन्स्टर्स उनके ऊपर हमला कर देते हैं और एक घोड़े और एक सोल्जर को एक ही बार में वो अपने क्लॉ से खत्म कर देते हैं। ये देखने के बाद बाकी सभी सोल्जर्स भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि उनने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। और वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर और स्कॉर्पियंस उन लोगों को वहाँ पर घेरने लगे थे। ये देखकर ल्यूक काफी ज्यादा घबरा गया था और सभी लोग कहते हैं कि यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। पर जैसे ही उनके सामने उनका बॉस आता है तो उनके चेहरे का रंग पूते से उड़ गया था, क्योंकि उसका साइज ही उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से डराने के लिए काफी था। उसका साइज उन लोगों के सामने 10 गुना से भी ज्यादा बड़ा था और वो एक स्कॉर्पियन था जिसका कलर रेड था। ल्यूक ये देखने के बाद उसके चेहरे का रंग पूते से उड़ जाता है और वो कपकपाती हुई डरी हुई सी आवाज में कहता है, क्या रेड
रेड स्कॉर्पियन। अब बाकी सभी बीस्ट ने भी उन सभी के ऊपर हमला करना चालू कर दिया था। कई सारे सोल्जर्स को वो काफी आसानी से यहाँ पर कुचल कर खत्म कर देते हैं। ये देखकर वो कहते हैं कि आखिर अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, जल्दी से कैप्टन से कांटेक्ट करो। दूसरा बताता है कि हमारे पास सिग्नल नहीं है जो कि हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। पर अगले ही पल हैमल्ट और ल्यूक अपनी तलवार निकालकर उन बीस्ट के ऊपर हमला करने के लिए पहुंच जाते हैं। ये देखकर उनका कैप्टन भी हैरान रह गया था और वो दोनों ही काफी आसानी से अपनी तलवार के स्ट्राइक से यहाँ पर उन बीस्ट के टुकड़े करना चालू कर देते हैं। हैमल्ट कहता है कि पहला हिट मेरा था तो ये मेरे हिस्से में काउंट होगा। तो ल्यूक चिल्लाते हुए कहता है कि रुक जाओ, क्या तुम अभी भी सच में इस चीज को काउंट कर रहे हो? वो कहता है कि टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे स्कोर भी याद रखे हैं। और ये कहकर वो फिर से उसके ऊपर हमला करना चालू करता है और ल्यूक कहता है मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी चीज के लिए शुक्रिया करना चाहिए। और वो बड़ा सा सांप उनके ऊपर हमला करता है तो हैमल्ट ये देखकर थोड़ा शौक सा रह गया था, क्योंकि वो बड़ा सा सांप अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सीधे उसके ऊपर हमला कर देता है और वो उसे अपने मुंह में भरकर वहां से चला जाता है। ये देखकर ल्यूक थोड़ा सा हैरान और चिल्लाते हुए उसे आवाज देता है। पर अगले ही पल जो सांप होता है उसके शरीर के ऊपर हमें कई सारे अलग अलग कट्स दिखाए जाते हैं और एक काफी बड़े धमाके के साथ हैमल्ट ने उसके काफी ज्यादा छोटे छोटे टुकड़े कर उसे यहाँ पर खत्म कर दिया था। और वो देखने में सच में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था, क्योंकि उस बीस्ट का खून पूरी तरह से उसके शरीर के ऊपर लग गया था। ये देखकर वो कहते हैं कि सच में ये काफी ज्यादा रेकलेस है। तो दूसरा कहता है कि हाँ, तुम जैसे ये कह रहे हो और तुम भी तो। जिसके बाद सभी नाइट सभी बीस्ट से काफी ज्यादा तेजी से लड़ना चालू करते हैं और वो अपनी जान बचाते हुए उन सभी को बस यहाँ पर काटने में और उन्हें मारने में लगे हुए थे। हैमल्ट जिसने अभी अभी यहाँ पर एक सांप को मारा था वो काफी ज्यादा परेशान होते हुए उस रेड स्कॉर्पियन को ही देख रहा था और वो कहता है कि इसने शुरुआत से ही इस लड़ाई को ज्वाइन नहीं किया है, ये बस दूर से ये सब देख रहा है। और जो ये मॉन्स्टर्स है वो भी पहले की तरह इतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं लग रहे। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो यहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और वहीं पर वो ल्यूक को उसके नीचे खड़ा हुआ देखता है। साथ ही उसने रेड स्कॉर्पियन के ऊपर उस और को लगा हुआ देख लिया था जो कि अलग ही चमक रहा था। जैसे ही हैमल्ट उसे देखता है तो उसे मखाइल की वो बात याद आ जाती है। वो मखाइल को याद करता है जहाँ पर उसने बताया था कि किसी ने रिपोर्ट किया था कि साउथर्न डेजर्ट के अंदर मुख में प्रीस्ट को किसी ने देखा है जो कि इस लड़ाई से पहले वहाँ पर घूम रहा था। जैसे ही हैमल्ट उसके बारे में याद करता है तो वो कहता है कि शायद ये वही है। और हमें दूसरी तरफ कैप्टन और किकीरो को दिखाते हैं जहाँ उसका साथी कहता है कैप्टन क्या आप कुछ यहाँ पर भूल रहे हैं? तो वो मुस्कुराते हुए और एक डरावना सा लुक और हंसते हुए कहता है मुझे ऐसा लगता है कि बस उनके यहाँ पर आने का समय हो रहा है। और दूसरी तरफ हमें फिर से रेड स्कॉर्पियन और हैमल्ट और उसके सभी साथियों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हैमल्ट ये सब देखकर बहुत ज्यादा शौक था और वो जल्दी से ल्यूक को आवाज देता है जिससे वो यहाँ से निकल सके। पर हमें उसके पीछे एक बड़ी सी पूंछ दिखाई जाती है जो कि अचानक ही उसके पीछे से आकर जल्दी से ल्यूक को पकड़ लेती है। ल्यूक को समझ पाता उससे पहले काफी देर हो चुकी थी। हैमल्ट यहाँ पर कुछ कर पाता उससे पहले काफी देर हो चुकी थी। वो जल्दी से उसे उठाता है और ल्यूक को सीधे ही जमीन के अंदर ले जाने लगता है। हैमल्ट कोशिश करता है कि वो उसे यहाँ पर रोक सके, वो उसके ऊपर हमला करता है पर उसका अटैक पूरे से बेकार रह जाता है। ये देखकर वो काफी परेशान हो गया था और वो हुडी वाला आदमी वहाँ पर आते हुए सोचता है कि वो टारगेट जिसको हम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हैं उसे हम लोगों ने यहाँ पर सिक्योर कर लिया है और अब बाकी जो बचे हुए हैं उन सभी को तुम यहाँ पर खत्म कर सकते हो। जैसे ही वो ये कहता है और चमकना चालू हो जाता है और वो बीस्ट जो कि अभी तक इतने ज्यादा गुस्से में नहीं थे अचानक ही वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे कि अब वो बिल्कुल किसी मौत की तरह हो। और कुछ ही देर में वहाँ पर चमकता हुआ सूरज पूरे से लाल हो जाता है और वो आदमी ये देखकर कहता है ओ डियर, ऐसा लगता है कि बस तुम अकेले ही हो जो कि यहाँ पर बचे हुए हो। सच में काफी ज्यादा अकेले हो जो कि यहाँ पर इस तरीके सर्वाइव कर गए। और हैमल्ट ने उसके सामने के जितने भी बीस्ट थे उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और वो सच में काफी ज्यादा डरा हुआ और काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहा था। पर अब उसका सामना रेड स्कॉर्पियन और उस प्रीस्ट से होने वाला था। ब्लेड उसके सामने खड़ा हुआ कहता है कि ये अजीब सी एनर्जी जो कि यहाँ पर मेरे दिल के अंदर छेद कर रही है। मुझे लग रहा था कि ये सीड ऑफ डार्कनेस की वजह से डिमोनिक एनर्जी है जो कि रिएक्ट कर रही है। पर वो क्रिस्टल जो कि स्कॉर्पियन के सिर के ऊपर लगा हुआ है और वो दुश्मन इंसान जो कि उसके साइड में खड़ा हुआ है ये उसके अंदर से निकल रही है। पर ये डिमोनिक एनर्जी नहीं है, ऐसा लगता है कि ये किसी और ही दूसरी दुनिया की सेंसेशन हो। क्या ये डिवाइन एनर्जी है? वो प्रीस्ट कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा अजीब तरीके की स्ट्रेंथ को पोजेस करे हो जिसके ऊपर यकीन करना काफी मुश्किल है। तुमने अकेले लगभग जितने मेरे बुलाए हुए बीस्ट थे उन्हें यहाँ पर खत्म कर दिया, उसके बाद भी तुम्हारे अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी बची हुई है। देखने में तुम काफी ज्यादा छोटे हो पर जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो सच में कॉमन सेंस से काफी ज्यादा बियॉन्ड है और मुझे न जाने किस वजह से तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा ओमनियस एनर्जी महसूस हो रही है। तो आखिर तुम क्या हो? हैमल्ट कहता है कि आखिर तुम ल्यूक को कहां पर लेकर गए हो? ये सुनकर वो हंसते हुए कहता है कि सच में यहाँ पर बात करना पूरी तरह से फालतू है, तुम्हें ये सब जानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और न ही मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत है। और जो डेसेरी की रीइंफोर्समेंट थी उन सभी को यहाँ पे काफी ट्रेजिक इंसिडेंट का सामना करना पड़ा है जिस वजह से वो सभी यहाँ पर खत्म हो गए। हैमल्ट आगे कहता है कि तुमने ल्यूक को यहाँ पर पकड़ लिया और उसके जितने भी साथी थे उन सभी को यहाँ पर बिल्कुल किसी पाम की तरह खत्म कर दिया। सच में किकीरो डिवाइन सोर्समैन की हायर से बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डरता है
जैसे ये प्रीस्ट सुनता है तो वो शौक सा रह गया था। वो गुस्से में कहता है, लगता नहीं है कि तुम बस एक आम से आउटसाइडर हो। हैमिल्ट अपनी तलवार को आसमान की तरफ उठाते हुए कहता है कि ये मत सोचना कि ये इतना ज्यादा आसानी से हो जाएगा जितना कि डिवाइन सोर्समैन के साथ हुआ था। एक तरीके से या फिर दूसरे तरीके से मैं तुम्हारा मुंह खुलवा ही लूंगा और मैं ल्यूक को भी ढूंढ लूंगा और साथ ही किकिरो को भी यहाँ पर रोक दूंगा। जैसे ही वो ये सुनता है तो प्रीस्ट जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसते हुए कहता है, अच्छा तो ये ऐसा है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें इस चीज के लिए पूरे से श्योर होना चाहिए या फिर शायद तुम्हें फिर से अपने कमांड की चेन के बारे में सोचना चाहिए। क्या सेकंड प्रिंस ने तुम्हें अभी तक बताया नहीं है कि जो किकिरो है वो तो बस इस चेस बोर्ड का एक और पीस है। असल में तो ये हाई प्रीस्ट नरडोलो की इच्छा है कि डिवाइन सोर्समैन को गाड़ दिया जाए और उसके ग्रैंड चिल्ड्रन उसे खत्म कर दिया जाए। और यहाँ पर डिवाइन सोर्समैन के पोते को बचाने की कोशिश करना, इसका मतलब तुम ल्यूकमैन से दुश्मनी ले रहे हो। जैसे ही हैमिल्ट ये सुनता है तो शौक सा रह गया था और उसे वो बात याद आती है कि यहाँ पर रूमर्स फैले हुए हैं कि टेम्पल की उसे डायरेक्टली दुश्मनी थी और टेम्पल की तरफ से वो लोग पहले ही अपने इन्फ्लुएंस को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, पर जो डिवाइन सोर्समैन था वो उनके रास्ते में आ रहा था। हैमिल्ट कहता है, अगर ऐसा है तो मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। और अचानक ही वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है, किसी से फर्क नहीं पड़ता ऐसे या फिर किसी और तरीके से, पर मैं तुम्हारा मुंह खुलवा ही लूंगा और ल्यूक को ढूंढ लूंगा और सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। वो प्रीस्ट अपनी डिवाइन एनर्जी से उसके अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है और हंसते हुए कहता है कि सच में तुम काफी रेकलेस कमीने हो। मुझे लगता है कि सेकंड प्रिंस को अपने लोगों की औकात को और भी ज्यादा अच्छी तरीके से जानना चाहिए। और हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पूरे में रेगिस्तान फैला हुआ था और उस रेगिस्तान में से अचानक ही वो पूंछ फिर से बाहर निकल कर आती है जो कि ल्यूक को अपने साथ लेकर आ गई थी और वो ल्यूक को तेजी से आकर जमीन पर दे मारती है जिससे वो रेत पर गिरता है, उसका हेलमेट गिर जाता है और वो लड़कते हुए काफी दूर आ गया था। उसे काफी दर्द हो रहा था पर फिर भी वो जैसे तैसे कर वहाँ पर देखता है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है और थोड़ी देर में उसके सामने चलता हुआ किकिरो आ जाता है। जैसे ही वो किकिरो को देखता है तो किकिरो उससे कहता है कि ल्यूक तुम्हारा स्वागत है। वो उसे देखकर बहुत ज्यादा शौक और हैरान सा रह गया था। वो कहता है कि आखिर आप बाकी सभी कहाँ पर हैं? किकिरो उससे कहता है कि खड़े हो जाओ, हमें थोड़ा बहुत यहाँ से चलना होगा। जिसके बाद वो लोग चलना चालू करते हैं और थोड़ी देर इसी तरीके से चलने के बाद किकिरो बोलना चालू करता है कि जो तुम्हारे ग्रैंडपा थे वो एक ऐसे इंसान थे जिसकी मैं सबसे ज्यादा इज्जत किया करता था और उसका रिकॉग्निशन गेन करने के लिए मैंने 10 साल से भी ज्यादा वाइस कैप्टन की तरह काम किया था। और क्या ल्यूक तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे कहा था कि बिरसोर के अंदर अपनी खुद की स्ट्रेंथ से अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाना और इसके अलावा इस चीज के बारे में सोचना कि तुम अपने आइडल के लेवल तक पहुंच सकते हो वो भी अकेले के केवल एफर्ट से। तो देखा जाए तो ये बस एक फालतू चीज है जिसके ऊपर केवल फालतू और एरोगेंट ब्रेड्स ही यकीन कर सकते हैं। अपने मास्टर के मुंह से इस तरीके की बातें सुनने के बाद ल्यूक थोड़ा सा हैरान सा रह गया था और वो हिचकिचाते हुए उससे आगे कहता है कि कैप्टन मुझे माफ करिएगा पर क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकता हूँ? मुझे उसके ऊपर यकीन नहीं होता क्योंकि मैं उसके ऊपर यकीन करना ही नहीं चाहता, पर किसी ने मुझे पहले ही आपके बारे में वार्निंग दी थी कि अपने आप को कभी भी एक रूम के अंदर कैप्टन के साथ अकेला मत रहने देना। जैसे किकिरो ये सुनता है तो वो हैरान रह गया था और वो भी परेशान होते हुए आगे कहता है कि कैप्टन प्लीज मुझे बताइए कि जो भी मैंने सुना है कोई गलत फहमी है, वो सब एक झूठ है और सच ये है कि आप मुझ पर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं और बाकी सारी चीजें पूरे से झूठ है, आप मेरी चिंता करते हैं, मैंने सही कहा ना? पर वो उससे हंसते हुए कहता है कि ल्यूक इस जगह को देखो, ये वही जगह है जहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडफादर आखिरी बार देखे गए थे, उसके बाद वो गायब हो गए थे। ल्यूक ये सुनने के बाद और भी ज्यादा हैरान और परेशान सा हो गया था और अब किकिरो काफी डरावना सा लग रहा था जहाँ पर वो अपनी तलवार को बाहर निकालते हुए कहता है कि मैं डिवाइन सोर्समैन डेरिन को यहाँ तक लेकर आया था और उसे इस ट्रैप के अंदर फंसा दिया था, सबसे उसे अलग कर आखिर में उसे फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर धसा दिया था और यही है जो कि तुम्हारी किस्मत में भी लिखा हुआ है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हैमिल्ट की तलवार को घूमते हुए दिखाते हैं यहाँ पर वो बार बार उस प्रीस्ट के ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक और पूरी ताकत लगाते हुए हमला कर रहा था। वो अपने पूरे विश को इस्तेमाल करता है जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, पर जो रेड स्कॉर्पियन होता है वो अपने स्ट्राइक से उसे पीछे की तरफ धकेल देता है। वो पर अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और सोचता है सच में ये चीज काफी ज्यादा दिक्कत दे रही है, बस उसके करीब जाने की वजह से ही मेरे दिल में अजीब तरीके से दर्द होना चालू हो जाता है, पर फिर भी मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और विश के साथ यहाँ पर आगे बढ़ना होगा। पर जैसे ही मैं उसके पास जाता हूँ तो जो मेरा कंट्रोल है वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाता है। रेड स्कॉर्पियन अपनी पूंछ से उसके ऊपर हमला करता है पर हैमिल्ट जल्दी से हटते हुए उससे यहाँ पर बच जाता है और वो प्रीस्ट ये देखकर कहता है कि आखिर इसकी दिक्कत क्या है? ऐसा नहीं लगता कि इसके अंदर स्किल्स की कमी है, पर ये इस तरीके से बदल गया जैसे कि बस ये मुझे मारना चाहता है, पर अभी बस ये एक सिंगल होली बैरियर के खिलाफ पूरे हेल्पलेस हो गया। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ये कोई मॉन्स्टर हो। और वहीं पर उसकी विश के साथ साथ उसे वो कोर महसूस होता है जो कि उसके अंदर यहाँ पर शाइन कर रहा था, जहाँ पर वो सीड ऑफ डार्कनेस को देख लेता है। जैसे वो प्रीस्ट ये देख लेता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और ये देखने के बाद वो अपने बैरियर को फैलाना चालू कर देता है। हैमिल्ट ये देखकर शौक सा रह गया था कि वो आखिर क्या कर रहा है और वो कहता है कि मैं समझ गया, मैंने कभी कभार ये चीज सुनी है कि कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि टेंपल की नजरों से बच जाते हैं और सर्वाइव कर जाते हैं। अब मुझे इस चीज में
मुझे बिल्कुल भी शक नहीं है कि जो लूमेन था उसने मुझे गाइड किया जिससे आज मैं तुमसे यहाँ पर मिल सकूं। और साथ ही वो पागलों की तरह हंसते हुए कहता है कि तुम जिसके अंदर सीड ऑफ डार्कनेस है, आज मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा और जजमेंट को फिर से रिस्टोर करूंगा। और दूसरी तरफ हमें एक कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलिया एक बुक निकालती है और उसको पढ़ रही थी, जहाँ पर वो अभी अपने फीमेल वाले वर्जन के अंदर थी। पर वहीं पर वो अपनी निगाहें घुमाते हुए उस ब्रेसलेट की तरफ देखती है जिसका एक हिस्सा उसने हेमल्ट को दिया था, जिसको देखकर उसे चिंता भी हो रही थी। पर वो कहती है कि चलो अच्छा है, अगर कोई खबर नहीं है इसका मतलब तो ये एक अच्छी न्यूज है। पर वहीं दूसरी तरफ हेमल्ट के साथ तो कुछ अलग ही हो रहा था। वो प्रीस्ट लगातार उसके ऊपर डिवाइन एनर्जी से बॉल्स बनाकर उनके हमले करने में लगा हुआ था और हेमल्ट अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सभी बॉल से बचते हुए वहाँ से भाग रहा था। प्रीस्ट हंसते हुए कहता है कि सच में तुम तो भागने में काफी ज्यादा अच्छे हो। पर वहीं पर हेमल्ट इस चीज के ऊपर ध्यान देता है और वो कंफ्यूजन के साथ ये देखकर कहता है कि सच में यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो स्कॉर्पियन जो कि कुछ देर पहले काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और मेरे ऊपर हमला कर रहा था, अचानक अब वो पूरे से शांत हो चुका है। शायद ऐसा हो सकता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए उस सेंट्रल एम्बर की जरूरत है जो कि उसके सिर के ऊपर बना हुआ है। पर जिस तरीके के उसके मूवमेंट्स थे वो काफी सिंपल थे, इसका मतलब उसको जिस तरीके से कंट्रोल मैंने सोचा था उस तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा रहा। और इसके अलावा जो उसके अटैक्स थे और डिफेंस थे वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि वो बेसिक कमांड्स को यहाँ पर फॉलो कर रहा हो। और इसके अलावा जो ये प्रीस्ट है उसे भी काफी ज्यादा कम कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, जिस वजह से जो उसके अटैक्स है वो सीधे लाइन में है जिन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और यहाँ पर वो रेड स्कॉर्पियन को भी सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि बस मुझे यहाँ पर उसके ऊपर हमला करने का एक रास्ता ढूंढना होगा और बस केवल अब एक ही चीज है जो कि मुझे यहाँ पर करनी है, जो कि है इसको रिजोल्व करना। और ये कहकर वो सच में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था, जिसके अगले ही पल वो सीधे प्रीस्ट की तरफ घूमता है और तेजी से जंप करते हुए उसकी तरफ टैकल कर देता है। ये देखकर प्रीस्ट ठहाके लगाकर हंसते हुए कहता है कि तुम बेवकूफ, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरे ऊपर अचानक ही हमला करोगे तो क्या तुम यहाँ पर जीत सकते हो। हेमल्ट बस सीधे उसकी तरफ बढ़ रहा था और जो उसके सिर के ऊपर बना हुआ कैस्ट था वो बहुत ज्यादा फैल जाता है। यहाँ पर वो आगे कहता है कि अब ल्यूमेंस की तरफ वापस लौट जाओ। और ये कहकर वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता है जो कि पूरे में फैल जाती है और वो सीधे हेमल्ट की तरफ बढ़ रही थी, जहाँ पर उसका चेहरा पूरे से चमक गया था और वो सच में काफी ज्यादा हैरान सा लग रहा था। जिसके बाद सीन पूरे से ब्लैंक हो जाता है और अगले सीन में हमें फिर से दूसरी तरफ रेगिस्तान का सीन दिखाया गया था, जहाँ पर किकीरो अपनी तलवार रखे हुए था और वो सच में काफी ज्यादा डरावना और पूरे से ब्लैक लग रहा था, जहाँ पर उसकी आंखें पूरे से व्हाइट सी हो गई थी। हमें वहाँ पे काफी ज्यादा खतरनाक हमले के बाद धुआं धुआं दिखाया जाता है, पर ल्यूक ने उसके अटैक को अपने विश का इस्तेमाल करते हुए इसको रोक लिया था। वो कहता है कि ल्यूक ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। ल्यूक थोड़ा सा घायल हो गया था पर फिर भी वो यहाँ पर पूरे से ठीक था। वो अपने आप को संभालते हुए कहता है कि कैप्टन गेम बहुत हो गए, ये आखिरी स्ट्राइक के साथ क्या सच में तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो। पर किकीरो के चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं लग रही थी, जैसे कि वो इस चीज से डिनाई ना कर रहा हो। ल्यूक परेशान होते हुए कहता है कि मैं आपको बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रहा। पर किकीरो फिर से अपनी फुटिंग लेता है और जंप करते हुए ल्यूक के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर वो डर गया था और जल्दी से अपनी तलवार को बीच में लाकर उसके अटैक को यहाँ पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है और साथ ही वो उससे लड़ते हुए आगे कहता है कि तुमने हर एक चीज को सच में काफी ज्यादा अच्छे तरीके से इनहेरिट किया है ल्यूक, ऐसा लगता है जैसे कि मैं उसे फिर से अपनी जवानी के अंदर देख रहा हूँ। पर वो उसके ऊपर एक काफी ज्यादा हैवी अटैक करता है जिसको ल्यूक यहाँ पर रोकने की कोशिश कर रहा था, पर यह हैवी अटैक उसके लिए भी काफी ज्यादा भारी था, इस वजह से बड़ी मुश्किल से वो उसे यहाँ पर काउंटर कर पाया था। और किकीरो आगे कहता है अगर तुम सच में एक ट्रू डिवाइन सोर्समैन होते तो तुम स्ट्राइक को यहाँ पर रोकने के बजाय यहाँ पर इसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते और इस अटैक के तुम्हारे ऊपर आने से पहले तुम मेरे ऊपर काउंटर अटैक कर चुके होते। और ये कहकर वो फिर से उसके ऊपर एक दूसरा हमला कर देता है, जिसके बाद वो आगे कहता है कि अगर तुम एक डिवाइन सोर्समैन होते तो तुम कभी भी इतने ज्यादा छोटे हमलों से बिल्कुल भी घायल नहीं होते। और ये कहकर वो फिर से उसके ऊपर तीसरा हमला कर देता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल हो गया था और फिर से उसके ऊपर हमला करता है और लगातार बस उसके ऊपर हमला करता रहता है, जिस वजह से ल्यूक काफी ज्यादा घायल होता चला जा रहा था। पर ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कि वो किकीरो के हर एक अटैक को यहाँ पे ब्लॉक कर पा रहा हो। और वो आगे चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम सच में एक डिवाइन सोर्समैन होते। और ये कहते ही अगले ही पल उसकी तलवार अपनी जगह पर आसमान में रुक जाती है, क्योंकि ल्यूक अपने घुटनों के बल आ गया था और वो बस यहाँ पर खून खांसने में लगा हुआ था। ये देख कर किकीरो थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है कि सच में ये एक काफी ज्यादा घटिया सा साइट है। बरसोर को तुम्हारे जैसे किसी भी डिवाइन सोर्समैन की जरूरत नहीं है ल्यूक। पर ल्यूक हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो कपकपाते हुए अपनी तलवार को फिर से उठाता है और धीरे धीरे कर खड़ा होने लगता है। ये देखकर किकीरो परेशान होते हुए कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा और वो अपनी तलवार को फिर से उसके ऊपर दे मारता है। पर इस बार ल्यूक उसके अटैक को काफी आसानी से रोक लेता है और उसे यहाँ पर डिफ्लेक्ट करते हुए अपनी तलवार को घुमाता है। और ये देखने के बाद वो बहुत ज्यादा हैरान सा रह गया था, क्योंकि अब यहाँ पर वो थोड़ा सा घायल हो जाता है और जिसके बाद फिर से ल्यूक जो हमला करता है उसे वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर रोक पाया था। और अब यहाँ पर जो उसके डिवाइन सोर्समैन का
ब्लड था ऐसा लगता है जैसे कि उसके अंदर उबाल मार गया हो, जिस वजह से वो लगातार किकीरो के ऊपर हमला कर उसे इस बार यहाँ पर काफी ज्यादा घायल कर देता है और किकीरो उसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और अब उसे यहाँ पर ल्यूक के अंदर डेरेन दिखना चालू हो गया था, जिस वजह से उसका भी गुस्सा सिर छू चुका था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने विष को रिलीज करते हुए फिर से उसके ऊपर काफी ज्यादा हैवी अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वो ये हमला करता है तो सच में वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका होता है। धूल पूरी तरह से साफ हो जाने के बाद वहाँ पर हमें काफी ज्यादा गहरा गड्ढा दिखाया जाता है। यहाँ पर ल्यूक अपने घुटनों के बल आ गया था और किकीरो वहाँ पर उसके ऊपर हमला करने के बाद खड़ा रह गया था। वो खून खांसते हुए कहता है कि आखिर असल में ऐसी क्या चीज है जिससे तुम इतना ज्यादा नफरत करते हो। किकीरो उसे देख रहा था और वो उसे बताता है कि तुम्हारी मौत को किसी हीरो की तरह याद रखा जाएगा जिसने रेड स्कॉर्पियन के खिलाफ लड़ने की कोशिश करी और अपने लोगों की रक्षा करने की कोशिश करी, और यही मेरी एक आखिरी दया है जो कि मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। और वो तलवार जो कि मैंने डिवाइन सोर्समैन की पीठ में घोंपी थी, उसके बाद अब मैं उसके आखिरी बचे हुए सक्सेसर को भी यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ। ल्यूक की हालत काफी खराब थी कि वो यहाँ पर खड़ा नहीं हो सकता था। तभी एक आवाज आती है कि आखिर ऐसा कौन ने कहा कि ल्यूक आखिरी है जो कि यहाँ पर बचा हुआ है। जिसके बाद हमें हैमिल्ट का विष दिखाया जाता है जो सीधे किकीरो की तरफ बढ़ रहा था। जैसे किकीरो उसे देखता है तो वो शौक रह जाता है क्योंकि जैसे ही हैमिल्ट आकर उसके ऊपर हमला करता है तो वो सीधे ही उसे चट्टानों में दे मारता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा धमाका हुआ था और चट्टानों में वो पूते से धंस गया था। और सच में हैमिल्ट इतने ज्यादा विष को रिलीज करते हुए काफी ज्यादा डरावना और काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। ल्यूक भी उसको देखकर हैरान था कि उसका मुंह भी फटा का फटा रह जाता है और हैमिल्ट वहाँ पर खड़ा हो गया था जहाँ पर वो उसकी रक्षा कर सके। और वो किकीरो से कहता है कि हे चलो यहाँ पर आओ, और वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन ब्रेसलेट को निकाल लेता है, जिस वजह से वो फिर से अपने ट्रू फॉर्म के अंदर आ गया था अपने काले लंबे बालों के अंदर। और वो काफी ज्यादा गुस्से और घिन भरी नजरों के साथ किकीरो की तरफ देखते हुए कहता है चलो इसे आखिरकार पूरी तरह खत्म करते हैं। और किकीरो भी जिस तरीके से उसे देख रहा था वो सच में काफी ज्यादा डरावना था, जैसे कि हैमिल्ट की मौत उसके सामने खड़ी हो। जिसके बाद ल्यूक आगे कहता है कि हाइड आखिर तुम यहाँ पर आए कैसे। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था हैमिल्ट को वहाँ पर अचानक ही पहुंचा हुआ देखकर। पर फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो प्रीस्ट अपने डिवाइन एनर्जी से हैमिल्ट के ऊपर हमला कर रहा था और वो अटैक जो कि सीधे ही हैमिल्ट की तरफ जा रहा था वो बिल्कुल किसी लेजर बीम की तरह था, जिससे यहाँ पर वो पूरी तरह खत्म हो जाता। ये देखकर सच में उस प्रीस्ट को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और वो ये सोच कर कि वो यहाँ पर जीत चुका है काफी ज्यादा मुस्कुरा रहा था। इसकी वजह से जो रेत उड़ी थी उसका धुआं आसमान तक छू रहा था। अचानक ही हैमिल्ट उसके अंदर से निकल कर आता है जो प्रीस्ट देख नहीं पाता, पर जैसे ही वो उसे देखता है तो उसके चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया था कि हैमिल्ट अभी भी आसमान में है। ये देखकर वो कहता है कि ये काफी ज्यादा रिडिकुलस है, पर तुम्हें तो उस सीड ऑफ डार्कनेस के साथ जो कि तुम्हारे दिल के अंदर है यहाँ पर पूरी तरह से जल जाना चाहिए था। पर हैमिल्ट अपनी तलवार को आगे की तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, अगर वो डायरेक्टली मेरे हार्ट तक पहुंचता तो शायद, पर अगर मैं अपने पूरे विष को कॉन्सेंट्रेट करूं और तलवार के एक सिंगल पॉइंट के ऊपर लेकर रख दूं तो मैं उसे काफी हद तक अपने आप से दूर कर सकता हूं। और बिल्कुल इसके लिए मुझे बहुत सारे विष को बाहर निकालना होगा जो कि सीड ऑफ डार्कनेस को भी सरपास कर सके। और अभी सीड ऑफ डार्कनेस जो कि डिवाइन पावर की वजह से यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से कपकपा रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर अभी इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि बिल्कुल बस थोड़ा सा और ये कहकर वो सीधे ही उस रेड स्कॉर्पियन के ऊपर हमला करता है और हमें रेड स्कॉर्पियन के ऊपर दिखता है वो एम्बर ऑर्ब जिसके अब 2 टुकड़े हो चुके थे और वो पूरी तरह कटकर खत्म हो गया था। और हैमिल्ट कहता है कि वो प्रीस्ट जो कि लूमेन से यहाँ पर आया है वो स्कॉर्पियन को मैनिपुलेट कर रहा है जैसे कि वो चाहता है। इसका मतलब तो यही है कि इसका सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो मॉन्स्टर को काफी अच्छी तरीके से समझता हो या फिर उन दोनों के बीच में किसी तरीके के अच्छे टर्म्स चल रहे हो। और अब स्कॉर्पियन घूर कर उस प्रीस्ट की तरफ देखने लगा था और ये देखकर वो प्रीस्ट भी थोड़ा सा घबरा जाता है क्योंकि अगले ही पल जहाँ पर हैमिल्ट आकर क्रैश कर जाता है वो वहाँ पर पड़ा हुआ ये सब देख रहा था कि वो रेड स्कॉर्पियन किस तरीके से प्रीस्ट के ऊपर हमला कर रहा है और वो उसे ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। और वो सीड ऑफ डार्कनेस उसकी एनर्जी को पूरे से इन्फ्लुएंस करना चालू कर देता है और उसे डेरिंग की वो टीचिंग याद आती है जब वो फॉरेस्ट ऑफ रूट के अंदर उसे टीच किया करता था। और वो उसी सब चीजों के बारे में याद करते हुए फिर से अपनी तलवार को टाइट पकड़ लेता है और हमें सामने की तरफ दिखाते हैं कि वो रेड स्कॉर्पियन काफी गुस्से में उस प्रीस्ट के ऊपर हमला कर रहा था। ये देखकर वो अपनी डिवाइन एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम घटिया से एक बड़े से मॉन्स्टर, आखिर तुम्हारे मेरे ऊपर हमला करने की हिम्मत भी कैसे हुई। और ये कहकर वो फिर से उसके ऊपर अपनी डिवाइन एनर्जी से हमला करता है जिस वजह से वो रेड स्कॉर्पियन बहुत बुरी तरीके से झुलस गया था और उसके अंदर पूरी तरह से डिवाइन एनर्जी भरी रह गई थी, जिस वजह से वो बेहोश होकर यहाँ पर मरने लगा था। और ये देखकर वो प्रीस्ट हंसते हुए कहता है कि तुम घटिया से बीस्ट, आखिर तुम्हारे मेरे ऊपर हमला करने की हिम्मत भी कैसे हुई। पर वो अपनी बात पूरी करता और सही पहले हैमिल्ट का डरावना सा लुक देते हुए उसके पीछे आ गया था और वो अपनी तलवार से उसकी पीठ पर हमला करते हुए उसे बहुत बुरी तरीके से घायल कर देता है। और जब वो थोड़े से आगे बढ़ता है तो वो रेड स्कॉर्पियन आकर सीधे उस प्रीस्ट के ऊपर गिरने लगा था। जैसे वो ये देखता है तो वो घबरा जाता है पर वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वो रेड स्कॉर्पियन सीधे ही आकर उसके ऊपर गिर गया था। और हैमिल्ट इस सब के बाद काफी ज्यादा गुस्से में था जहाँ पर वो उस प्रीस्ट को देखता है जो कि अभी भी वापस जिंदा था और खांस रहा था और वो कहता है कि तुम बड़े घटिया सी चीज। हैमिल्ट उससे कहता है कि हे अब मुझे बताओ कि आखिर ल्यूक कहाँ पर है। प्रीस्ट कहता है कि मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी कम आंकने की कोशिश मत करो, जो तुम्हारा कर्ज है। पर अगले ही
पल वो अपनी तलवार सीधे ही उसके मुंह के अंदर धसा देता है। वो अपना मुंह तक बंद नहीं कर पा रहा था और हैमल्ट उसके सामने बैठते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें तब तक स्टैब करता रहूंगा और तुम्हें टुकड़े करता रहूंगा जब तक मेरे क्वेश्चन का तुम आंसर नहीं दे देते। और वो बस अपनी डरावनी सी आंखों से घूरकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है तो चलो सबसे पहले उस हिस्से को काट कर यहाँ से शुरू करते हैं जहाँ से सबसे ज्यादा कम खून बहता है, जिससे तुम्हें सोचने का और ज्यादा समय मिल सके। जैसे वो प्रीस्ट ये सुनता है तो वो बहुत बुरी तरीके से पका गया था। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर हैमल्ट किकीरो का सामना करने के लिए वहाँ पर पहुंच चुका था और अब वो अपने ट्रू फॉर्म के अंदर था। हैमल्ट अपनी हालत को देखते हुए कहता है और हैमल्ट कहता है कि वो आखिरी लेसन जो कि मैंने सीखा था काफी ज्यादा अमाउंट में विष को यहाँ पर कंज्यूम करने के बाद वो उस खतरनाक सी लड़ाई के अंदर कि जब सीड ऑफ डार्कनेस थोड़ा सा बढ़ जाता है तो विष का जो वॉल्यूम होता है वो भी यहाँ पर उसके साथ काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और अभी मैं उसी सिमिलर सिचुएशन के अंदर हूँ, पर बिल्कुल ये बात अलग है कि इसने काफी ज्यादा विष को यहाँ पर काफी ज्यादा कम समय के अंदर कंज्यूम कर लिया है और इसकी वजह से जो मेरा विष है वो काफी ज्यादा तेजी से रिजनरेट हो रहा है उस पॉइंट तक कि जहाँ पर जो मेरी बॉडी है वो से बड़ी मुश्किल से यहाँ पर कंट्रोल कर पा रही है। इसी वजह से यहाँ पर कुछ टेम्पररी इफेक्ट्स भी हैं, यानी कुछ आफ्टर साइड इफेक्ट्स भी हैं जो कि मुझे सहने पड़ेंगे, पर इस स्टेट के अंदर लगता है कि मैं इसे यहाँ पर हरा सकता हूँ। और वो अपने सामने खड़े हुए दुश्मन यानी किकीरो के बारे में बात कर रहा था। किकीरो धीरे धीरे कर आगे बढ़ते हुए कहता है कि आखिर तुम उस जगह का सर्वाइव कर यहाँ पर कैसे आ गए। वो कहता है मुझे लगता है क्योंकि तुम डिवाइन सोर्समैन के खिलाफ यहाँ पर जीत गए थे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरे जैसे किसी इंसान के सामने यहाँ पर हार जाओगे। ये सुनने के बाद किकीरो को गुस्सा आता है और वो जंप करते हुए हैमल्ट के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही वो जमीन पर टकराता है तो वहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था। ये देखकर ल्यूक थोड़ा सा डर गया था और वो अपने आप को इसे बचाने की कोशिश कर रहा था। वो हैमल्ट के ऊपर हमला करता है पर अपनी तलवार के साथ हैमल्ट इसे यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। किकीरो चिल्लाते हुए कहता है कि इसे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए, पर जब तक मैं तुम्हें यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है। हैमल्ट कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से इस तरीके से निकल जाओगे, और ये कहते ही हैमल्ट यहाँ पर ताकत लगाने लगता है। किकीरो ये देखकर थोड़ा सा हैरान रह गया था। वो कहता है कि आखिर ये इंसान है क्या, आखिर ये यहाँ पर क्या इस्तेमाल कर रहा है, ये पावर सच में इसके ऊपर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद हैमल्ट यहाँ पर एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसकी तलवार को डिफ्लेक्ट करता है और साइड से उसके ऊपर हमला कर देता है। और ल्यूक भी ये देख हैरान होते हुए कहता है कि ये मूव। हैमल्ट उसके ऊपर हमला करता है और किकीरो रखते हुए काउदा पीछे चला गया था। वो घूर कर उसकी तरफ देख रहा था और किकीरो काउदा परेशान होते हुए घूर कर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर तुमने ये सोर्ड्समैनशिप कहाँ से सीखी। तो हैमल्ट अपनी तलवार दिखाते हुए कहता है कि ये तलवार तुम्हारा आंसर है। जैसे उस तलवार को वो घूर कर देखता है तो वो शौक और हैरान सा रह गया था और उसे डेरेन की याद आती है और उसे पता चल चुका था कि असल में ये डेरेन की तलवार है जो कि हैमल्ट के हाथों में है। और ये देखकर वो गुस्से में हैरान रह गया था और वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। हैमल्ट कहता है कि डेरेन का भले तुम्हारे लिए किसी भी तरीके की कोई भी फीलिंग नहीं थी जिसमें वो तुम्हें किसी तरीके का दुख पहुंचाना चाहता हो, पर अगर मैं मेरा कहूँ तो मेरी तरह से भी इंटेंशन नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूं। किकीरो काफी ज्यादा गुस्से में कपकपाती हुई तलवार के साथ अब अपने विष को और ज्यादा ओवरवेलमिंग एनर्जी के साथ रिलीज करना चालू कर देता है। उसका प्रेशर पहले से काफी ज्यादा इंटेंस हो चुका था और वो काफी ज्यादा डरा और घबराया हुआ था। चिल्लाकर कहता है ये चीज नामुमकिन है, ये चीज बिल्कुल भी सच नहीं हो सकती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि डेरेन अभी भी जिंदा हो। मैंने पर्सनली पीछे से उसके ऊपर हमला किया था और टेम्पल को हैंड ओवर कर दिया था। उसके बाद इतना समय नहीं था कि वो किसी को ये दे सके। हैमल्ट कहता है कि सामने से आकर भी मैंने तुम्हें ये दिखा दिया, पर उसके बाद भी अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैं यहाँ पर इससे आगे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। किकीरो का भी गुस्से में उसकी तरफ सीधे ही आकर टैकल करता है और अपनी तलवार को सीधे ही हैमल्ट की तरफ घुमा देता है। पर हैमल्ट जल्दी से नीचे की तरफ झुककर उसके अटैक को डॉज कर चुका था, पर जो ये एनर्जी का स्लैश था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो पीछे की चट्टान को पूरी तरह मेल्ट कर दो टुकड़ों में काट देता है। ल्यूक का भी ये देखने के बाद मुंह खुला का खुला रह गया था कि जो उसका मास्टर है वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद उन दोनों की तलवार एक दूसरे से टकराती है और उन दोनों के बीच में काफी ज्यादा इंटेंस और काफी ज्यादा रूथलेस फाइट यहाँ पर चालू हो जाती है। जिसके बाद हैमल्ट लीड लेते हुए जल्दी से नीचे की तरफ झुककर वहाँ पर किकीरो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो उसके अटैक को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है जब उन दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराती हैं। और वहीं पर किकीरो अपने हैंडल का इस्तेमाल करते हुए हैमल्ट के पैर को यहाँ पर झटका दे देता है, जिस वजह से वो नीचे की तरफ गिर गया था और वो पीछे से घूमकर हैमल्ट के ऊपर हमला कर देता है। पर हैमल्ट भी सही समय पर वहाँ पर घूमकर इससे बच जाता है क्योंकि ये अटैक काफी ज्यादा खतरनाक था। इसके बाद वो घूमते हुए किकीरो के ऊपर हमला करता है और दोनों के अटैक की वेव्स एक दूसरे से टकराती है और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। इस एनर्जी की स्लैश को देखने के बाद ल्यूक भी हैरान था और वो इससे बचने की कोशिश कर रहा था और वो दोनों फिर एक दूसरे से दूर जाकर खड़े हो गए थे। हैमल्ट परेशान होते हुए कहता है कि मेरे स्टेट के अंदर भी यहाँ पर मेरा जीतना बिल्कुल भी चीज की गारंटी नहीं देता, मुझे इसे जल्दी से जल्दी यहाँ पर खत्म करना होगा इससे पहले कि जो ये विष की एनर्जी जो मेरे अंदर आ रही है वो खत्म हो जाए। डेरेन अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए हैमल्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि अब मैं समझ चुका हूँ कि आखिर डिवाइन सोर्समैन ने तुम्हें अपना सक्सेसर क्यों चुना था, पर सबके बाद भी जो चीजें मैंने यहाँ पर देखी है उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुम्हें सामने से एक्नॉलेज नहीं कर सकता क्योंकि जो डिवाइन सोर्समैन की लेगेसी है उसे इस दुनिया से पूरी तरह खत्म होना जरूरी है। और ये कहकर वो अपने विष की
की एनर्जी से पूरी जगह को कवर करना चालू कर चुका था। हेमल्ट उसे घूर कर देखता है, जिसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना चालू कर देता है और वो कहता है कि इस जगह पर तुम्हारे आसपास ऐसा लगता है कि एक तुम्हारी खुद की ही दुनिया बनी हुई है किकीरो। अगर वो बस किसी भी तरीके से फॉरेस्ट ऑफ रूट से बाहर आ जाता तो वो भी शायद इसी तरीके का लैंडस्केप देखता जैसा कि मैं यहाँ पर अपनी नजरों के सामने देख पा रहा हूँ। जिसके बाद वो टैकल करना चालू करता है और सीधे किकीरो की तरफ बढ़ने चालू कर देता है। किकीरो भी ये देखकर गुस्से में अपनी तलवार को घुमाता है और हेमल्ट के ऊपर हमला करता है, पर हेमल्ट इस बार साइड में होने के बजाय आसमान में जंप कर उसके ऊपर हमला करने के लिए पूरी तरह से अपनी निशाना बना लेता है। पर जैसे ही वो उसके ऊपर हमला करता है तो किकीरो उसको भी यहाँ पर डॉज कर लेता है। जिसके बाद किकीरो फिर से उसके ऊपर अपनी तलवार से हमला कर जमीन के अंदर उसको धंसाने की कोशिश करता है, पर वो इस बार भी उसकी तलवार को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। पर यहाँ पर अब वो डिवाइन सोर्समैन के साथ साथ अपनी अकेडमी की सोर्समैनशिप को भी इस्तेमाल कर रहा था और इसी वजह से वो अपनी तलवार को घुमाकर अब सीधे ही उसके ऊपर हमला कर देता है। ये सीधे ही किकीरो को लगा था, जिसके बाद वो अपनी तलवार को घुमाते हुए हेमल्ट को पीछे की तरफ सरका देता है और हमें दिखता है कि किकीरो के आर्मर के ऊपर इक्का ज्यादा गहरा कट लग चुका था और वो ये देखकर हैरान था। वो कहता है कि आखिर अभी अभी जो तुमने किया आखिर वो क्या था? ये बिल्कुल भी डेरेन की सोर्समैनशिप नहीं थी। हेमल्ट बताता है क्योंकि तुमने डेरेक की स्टाइल को काफी अच्छी तरीके से देखा है और तुम उसे काफी अच्छी तरीके से पहचानते हो, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे यहाँ पर उसे दूसरी सोर्समैनशिप के साथ स्वयं कर उसे मिक्स कर देना चाहिए, जिसको आज से पहले तुमने कभी भी नहीं देखा था। ये सुनने के बाद किकीरो के गुस्से का उबाल उछाल मारता है और उसका गुस्सा सीधे आसमान छू चुका था। वो अपने विश को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हारा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है। तुम्हें दुनिया की सबसे ज्यादा कमाल की सोर्समैनशिप दुनिया की सबसे ज्यादा कमाल के सोर्समैन से मिली है, और उसके बाद भी तुमने उसे किसी घटिया सी बेकार सी सोर्समैनशिप के साथ यहाँ पर मिक्स करने के बारे में सोचा है। तुम्हें पर्सनली सबसे ज्यादा बेस्ट ने सिखाया, तो उसके बाद भी आखिर तुम बिना उसका इस्तेमाल करे हुए यहाँ पर मेरा सामना करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तो हेमल्ट अपने साथियों को याद करते हुए कहता है आखिर इसकी कीमत क्या है वो इंसान जानता है जो कि सोर्स स्टाइल को जानता है, और आखिर में इनकी कीमत तुमसे ज्यादा है, जहाँ पर मैं तुम्हारे बजाय इन्हें रियल सोर्समैन कह सकता हूँ। किकीरो ये सुनकर कहता है क्या सच में? अच्छा ऐसा है। ये देख मुझे सच में काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, पर ऐसा लगता है कि हाइड तुम भी एक फेक हो, क्योंकि अगर तुम सच में एक ट्रू डिवाइन सोर्समैन होते तो तुम कभी भी किसी और की पावर के ऊपर रिलाई नहीं करते, बिल्कुल किसी डरपोक की तरह। हेमल्ट अपनी तलवार को अपने सामने की तरफ घुमाते हुए कहता है कि प्लीज डिसअपॉइंट करने के लिए मुझे माफ कर देना, पर मैं डेरेन नहीं हूँ। और ये कहकर वो अपनी तलवार से सीधे ही रेत में मार देता है, जिस वजह से रेत पूरे में उड़ने लगी थी। किकीरो ये देख कर हंसते हुए कहता है क्या तुम मुझे यहाँ पे इल्यूजन का इस्तेमाल करते हुए अंधा करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये काम मेरे पर बिल्कुल भी नहीं करेगा। और उसे यहाँ पर हेमल्ट चलता हुआ दिखता है तो वो अपनी तलवार को घुमाता है। उसे ऐसा लगता है कि शायद हेमल्ट यहाँ पर दो टुकड़ों में कट चुका होगा, पर वहाँ पर उसे बस उसके दो जूते दिखते हैं और अगले ही पल हेमल्ट उसके पीछे से आकर उसके ऊपर हमला कर देता है। और हमें बताया जाता है उस सोर्समैन के बारे में जिसने उसे स्ट्रेटेजी के बारे में बताया था, और ये अटैक सक्सेसफुल था। किकीरो को काफी ज्यादा गहरा कट लगता है और उसके अंदर से काफी ज्यादा खून निकलना चालू हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और अब किकीरो के पास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो काफी ज्यादा छोटा अपनी गलियों में घूमा करता था, अपने दोस्तों के साथ तलवार लेकर भागा करता था। वो एक छत पर खड़ा हुआ डेरेन को एक नाइट बनता हुआ देख रहा था, जहाँ पर उसे एक नाइट की उपाधि दी जा रही थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था। जिसके बाद टाइम फॉरवर्ड होता है और वो भी अब एक नाइट बन चुका था, जहाँ पर डेरेन उसके साथ था। वो उसके साथ मॉन्स्टर्स हंट पर जाता है, जहाँ पर उसकी ताकत देखने के बाद कि किस तरीके से वो उन मॉन्स्टर्स को एक एक अटैक के अंदर खत्म कर देता है, किकीरो बहुत ज्यादा शौक सा रह गया था। और इसी तरीके से हमें आगे बढ़ता है और डेरेन को वो रॉयल तलवार मिलती है जो कि उसने हेमल्ट को दी थी। इसकी वजह से भी किकीरो काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद वो उससे कहता है कि हे ग्रेट डिवाइन सोर्समैन डेरेन, प्लीज मुझे इस चीज का ऑनर ग्रांट कीजिए कि मैं आपकी सोर्समैनशिप यहाँ पर सीख सकूं। वो इसके लिए सच में काफी ज्यादा खुश और काफी ज्यादा एक्साइटेड था। डेरेन कहता है कि तुम आज कुछ जरूरत से ज्यादा अजीब सी एक्टिंग कर रहे हो। वो कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? जिसके बाद वो आगे कहता है कि मैं चीज के ऊपर यकीन करता हूँ कि यहाँ पर ऐसे कई सारे लोग होंगे जो कि तुम्हारी तरह एक ग्रेट सोर्समैन बनना चाहते होंगे, और यही उनका जिंदगी भर का सपना होगा। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम किस तरीके की खतरनाक ट्रेनिंग दोगे, मैं हर एक चीज को एंड्योर करने के लिए तैयार हूँ, पर प्लीज मुझे इस चीज की परमिशन ग्रांट करो। डेरेन उसको देखते हुए वहाँ पर नजर फेर लेता है और कहता है कि नहीं। जैसे वो ये सुनता है तो वो परेशान होते हुए डेरेन को रोकने की कोशिश करता है, पर डेरेन उससे कहता है कि भले ही तुम इस चीज के लिए पूरी तरह से क्वालिफाइड हो, पर जो मिड सोर्समैनशिप है वो बस मैं अपने लड़के को ही या फिर अपने जनरेशन के अंदर ही पास करूंगा। ये सुनने के बाद वो गुस्से में आ गया था। किकीरो चिल्लाते हुए कहता है कि पर जो तुम्हारा सन है, जो तुम्हारा खुद का खून और ब्लड है, उसने तुम्हारी इस ट्रेनिंग को पूरी तरह से निगलेक्ट कर दिया। वो यहाँ पर ये चीज नहीं चाहता। जैसे ही वो ये सुनता है तो वो गुस्से में उससे कहता है किकीरो, ऐसा लगता है कि तुमने बहुत ज्यादा काम कर लिया है, इसी वजह से शायद तुम यहाँ पर अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। जैसे वो सुनता है तो वो माफी मांगता है और कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो। और डेरेन आगे कहता है कि जैसा कि मैंने कहा, मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं अपने खून के अलावा किसी और को मेरी सोर्समैनशिप पास करूं, तो यहाँ पर अपना समय और मेरा समय बर्बाद करना बंद करो और अपनी ड्यूटीज के ऊपर ध्यान दो। और उसी पल से ही किकीरो को इस चीज की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आना चालू हो चुका था। और फिर
फिर कुछ टाइम के बाद हमें दिखता है कि डेरेन एक जगह पर बैठा हुआ था और किकीरो वहाँ पर उसे मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय है तो क्या तुम यहाँ पर देख सकते हो। डेरेन कहता है कि आखिर ये क्या है, तो वो कहता है कि जरा इस चीज को करीब से देखो और वो डेरेन की डिवाइन स्वॉर्ड्समैनशिप को यहाँ पे इस्तेमाल करना चालू करता है और जिस तरीके से वो अपनी तलवार को घुमाता है ये देखने के बाद डेरेन बहुत ज्यादा शौक सा रह गया था। वो अपनी स्वॉर्ड्समैनशिप की प्रैक्टिस को यहाँ पर खत्म करता है और आगे कहता है मैंने ये सब कई बार तुम्हें बस इस तरीके से अपनी तलवार को चलाता हुआ देखकर सीखा है, पर इनके कुछ मिसिंग हिस्से थे जो कि मैंने खुद से यहाँ पर कंप्लीट करे हैं। ये कमाल की स्वॉर्ड्समैनशिप है जिसके अंदर कोई भी ओपनिंग नहीं है और अगर ऐसे काफी ज्यादा पावर और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। सर डेरेन, मैंने इस चीज की कसम खाई है कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारे साइड में रहूंगा, इसलिए अगर तुम मुझे एक बार भी यहाँ पर परमिशन दे देते हो मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि मैं तुम्हारे स्वॉर्ड्समैनशिप को काफी ज्यादा अच्छी तरीके से इनहेरिट करूंगा। पर डेरेन काफी गुस्से में किकीरो का नाम लेता है, जिस सुनकर वो थोड़ा सा डर गया था और वो जब जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम अपना समय इस तरीके की फालतू चीज पर बर्बाद करने में लगे हुए थे। जैसे वो ये सुनता है तो उसे काफी ज्यादा बड़ा झटका मिलता है और डेरेन आगे कहता है देखकर ऐसा लगता है कि जो वार्निंग मैंने तुम्हें पहले दी थी वो तुम्हारे सही तरीके से कान में बैठी नहीं थी, पर इस बार मैं इस चीज को मेक श्योर करूंगा कि तुम इसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ लो। और ये कहते हुए जो उसका ऑरा था वो किकीरो को बहुत बुरी तरीके से डरा देता है, जहाँ पर जो उसका साइज था उसके ऊपर काफी ज्यादा भारी लग रहा था और वो आगे कहता है किकीरो तुम पूरी तरह से बेकार हो, तुम यहाँ पर चाहकर भी इस स्वॉर्ड्समैनशिप को इनहेरिट नहीं कर सकते। और यहाँ पर इसको मना करने का बस केवल एक ही रीजन था कि तुम्हारे अंदर टैलेंट की काफी ज्यादा कमी है और बस केवल यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं ये तुम्हें पास नहीं करना चाहता, यानी तुम्हें नहीं सिखाना चाहता और अब अपनी लाइन को जरा सा भी क्रॉस करने की कोशिश मत करना किकीरो। और अगर तुम दूसरे इंसान की सोर्ड स्टाइल और टेम्पर को यहाँ पर मिमिक करना चाहते हो तो सबसे पहले खुद को देखो कि आखिर तुम असल में अंदर से कैसे हो। और आज और अभी से कभी भी इस तरीके का मैटर मेरे सामने लेकर मत आ जाना। जैसे वो ये सुनता है वो अपने घुटनों के बल आ गया था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि डेरेन कभी भी उसकी इस तरीके से बेइज्जती करेगा। और वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर डेरेन, मैं बस ये चाहता था कि मैं तुम्हारे तरह एक सोर्स मास्टर बनूं और तुम्हारे सामने अपने आप को प्रूव कर सकूं। जिसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है, जहाँ पर वो अपने खून के अंदर ही अपने रिफ्लेक्शन को देख रहा था। जिसके बाद धीरे धीरे कर हेमल्ट उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है, जहाँ पर अब हेमल्ट अपने पैरों पर था पर किकीरो अपने घुटनों के बल। और वो आगे बताना चालू करता है कि जो डेरेन था वो काफी एरोगेंट था, उसे ऐसा लगता था कि जो भी वो करता है वो पूरे से सही है और इसके अलावा वो अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनकी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। तो हेमल्ट सुनकर कहता है कि हाँ, अगर मैं सही कहूँ तो मैं भी इस चीज से पूरे से डिनाई नहीं करता। और वो आगे बताता है कि जितनी भी बार मैंने उनसे कहा कि मुझे ये स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई जाए तो उन्होंने बस मेरी बेइज्जती करी, ये कह करके मेरे अंदर सही तरीके एटीट्यूड टैलेंट कुछ भी नहीं है और वो बस हर बार मना करते रहे। मेरे लिए सर डेरेन सब कुछ थे पर उनने मुझे पूरे से रिजेक्ट कर दिया और इसी वजह से मैं उनसे नफरत करने लगा, इसलिए मैंने उन्हें धोखा दिया और फिर टेम्पल के हवाले कर दिया। वो यही कहते थे कि वो अपने खून के अलावा यानी अपने लड़के के अलावा कभी भी किसी और को ये स्वॉर्ड्समैनशिप पास नहीं करेंगे। पर अब मुझे लगता है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर क्या चीज उसके दिल के अंदर बदल गई होगी जिस वजह से उसने ये तुम्हें सिखाई। हेमल्ट कहता है कि तुम्हें एक बार भी डेरेन को धोखा देने का पछतावा नहीं हुआ। किकीरो कहता है क्या पछतावा, शुरुआत से ही वो मुझे डिनाई करता आ रहा था, तब से ही मैं इस चीज के लिए पूरे से ऑब्सेस्ड हो गया कि मैं डिवाइन स्वॉर्ड्समैन के हर एक ट्रैक को यहाँ पर पूरे से खत्म कर दूंगा, वो भी अपने हाथों से। पर अब आखिर में ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं खुद ही कभी भी इसे पूरे से बाहर निकल ही नहीं पाया और क्योंकि डिवाइन स्वॉर्ड्समैन खुद नहीं पर तुम यहाँ पर उसके बदले में आए हो, इसका मतलब तो यही है कि अब वो इस दुनिया के अंदर नहीं रहा है। हेमल्ट उसके इस कंफ्यूजन को दूर करता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा और वो आगे कहता है कि सर डेरेन ने कभी भी मेरे बारे में कुछ कहा था। हेमल्ट घूरकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया नहीं था कि डेरेन कभी भी तुम्हारे जैसे किसी की परवाह नहीं करता था और ना ही उसका तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ध्यान था। किकीरो की आंखें धीरे धीरे कर खाली होने लगी थी। वो कहता अच्छा मैं समझ गया, और क्या हाइड क्या सच में तुम्हारा ये रियल नेम है? तो हेमल्ट बताता है कि नहीं बल्कि हेमल्ट है। किकीरो कहता है कि हेमल्ट कि कभी अगर कोई जिसको तुम काफी ज्यादा भरोसा करते हो वो तुम्हें धोखा देता है तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम मेरे बजाय कुछ अलग चुनोगे। वो जरूर दूसरी तरफ से मुझे देख रहा होगा। और अगले ही पल हेमल्ट अपनी तलवार को घुमाता है और किकीरो का सर आसमान में उड़ जाता है और हेमल्ट की आंखें पूरे से शांत थी और हमें किकीरो का सर आसमान में दिखाया जाता है और वो कहता है क्या बिल्कुल ऐसे। अब किकीरो के मर जाने के बाद वहाँ पर पूरे में शांति छा चुकी थी और जो उसकी लाश थी वो बस वहाँ पर खाली ऐसे ही पड़ी हुई थी। और वहाँ पर बैठा हुआ ल्यूक हेमल्ट से कहता है इसका मतलब तुम डिवाइन स्वॉर्ड्समैन के आखिरी बचे हुए डिसाइपल हो? नहीं, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें हेमल्ट करना चाहिए। पर वो फिर से अपने ब्रेसलेट को पहनते हुए कहता है कि पर अभी के लिए तुम मुझसे बस हाइड कहो। ल्यूक आगे कहता है इसका मतलब इस पूरे समय तुम्हारी नजरों में तो मैं सच में काफी ज्यादा पैथेटिक लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने डिवाइन स्वॉर्ड्समैन के ग्रैंडसन का टैग लेकर पूरे में घूम रहा था। तो वो ये सुनकर कहता है कि हाँ थोड़ा बहुत तो लग रहा था। तो वो कहता है कि सच में तुम इस चीज के लिए डिनाई भी नहीं कर रहे, तुम हर बार की तरह कुछ जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। इसके बाद वो उससे पूछता है तो बता अब आगे तुम्हारा क्या ख्याल है, आखिर तुम क्या करने वाले हो? ये चीज एक क्लियर फैक्ट है कि जो नाइट कैप्टन थे उन्हें डिवाइन स्वॉर्ड्समैन को धोखा दिया, जिसके बाद उन्हें यहाँ पे मार दिया और उसके बाद भी जो लोग हैं वो उनके ऊपर अलग तरीके से भरोसा करते हैं। हेमल्ट कहता है कि बिल्कुल मेरा भी यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है
कि मैं यहाँ पर सच्चाई फैलाने की कोशिश करूँ। तो हेमल्ट सामने की तरफ देखते हुए कहता है तो चलो इसको इस तरीके से करते हैं। पर तभी वहाँ पर किसी की घोड़े की आवाज आती है और दूर से हमें धूल उड़ते हुए दिख रही थी, जहाँ पर कावता तेजी से घोड़े की आवाज के साथ कोई आदमी वहाँ पर आ रहा था। ये देखकर ल्यूक थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है क्या ये, और हेमल्ट कहता है कि मुझे लग रहा है कि ये चीज सच में कावता अच्छी तरीके से काम करेगी। और कुछ ही देर में वो घोड़ा वहाँ पर आकर रुक जाता है और उन लोगों के सामने सेकंड प्रिंस उसके ऊपर बैठा हुआ था। और सेकंड प्रिंस कहता है कि यहाँ पर आते समय मैंने डरसन से सुना था कि नाइट कैप्टन यहाँ पर अकेला आया था, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। अब हेमल्ट और ल्यूक की पूरी कहानी खत्म हो जाने के बाद सेकंड प्रिंस कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, तो इस वजह से ये यहाँ पर आया था और उसके सामने उसकी लाश पड़ी हुई थी। ल्यूक कहता है कि और हाइनेस आखिर आपको इसके बारे में कब से पता था कि कैप्टन ने डिवाइन सोर्समैन को धोखा दिया था। तो वो कहता है कि मुझे पूरी तरह पता नहीं था, पर मुझे इसके ऊपर काफी ज्यादा शक होता था, पर जो प्रो डिवाइन फैक्शन है उसका इन्फ्लुएंस यहाँ पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही है, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा सावधानी के साथ इसके बारे में खोदने की कोशिश कर रहा था। पर ल्यूक मुझे माफ करना कि पहले मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। तो वो दया भावना रखते हुए कहता है कि आखिर अब जानने का मतलब भी क्या है, वैसे भी वो इंसान यहाँ पर मर चुका है। तो वो कहता है कि सच में तुम्हें इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि तुम मेरे सामने कभी भी कैसे हम्बल हो सकते हो, मैंने सही कहा ना। और ल्यूक निराश होते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि कैप्टन बिल्कुल मेरे फादर की तरह है। ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा निराश हो जाता है और सेकंड प्रिंस कहता है कि बिल्कुल नाइट कैप्टन को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बरसोर के जितने भी नाइट है उन सभी का सेंटर, जिसके ऊपर सभी लोग भरोसा कर सके, भले ही वो पर्सन उस ब्लड लाइन का हो जिससे तुम सच में काफी ज्यादा नफरत करते हो। और इसके अलावा ल्यूक सच में ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बर्डन हो सकता है, और कभी ना कभी तुम भी यहाँ पर आगे जरूर बढ़ोगे। जैसे वो ये सुनता है तो हैरानी के साथ कहता है कि क्या आपका मतलब ये है कि आप मुझे यहाँ पर कैप्टन बनाने वाले हैं। ये सुनकर सेकंड प्रिंस कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस पॉइंट पर आने के बाद मेरा दिमाग पूरी तरह खराब हो चुका है कि मैं यहाँ पर ग्रीन हॉर्नेट के ऊपर इस तरीके से तुम्हें ये पोजीशन दे दूं। जैसे ही हेमल्ट ये सुनता है तो उसके मुंह से हंसी निकल जाती है, जिसकी वजह से ल्यूक का तो यहाँ पर पोपट बन गया था। सेकंड प्रिंस आगे बताता है कि वाइस कैप्टन डार्सिम इस चीज के लिए सक्सेसफुल है कि वो यहाँ पर कैप्टन की पोजीशन ले सके, और वो हमारे कुछ लोगों में से एक है, और वो प्रो टेम्पल फैक्शन के अंदर कुछ लोगों को लगा सकता है जो कि उनके ऊपर नजर रख सके। ये सच में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर हम लोग नाइट के पावर्स को हमारी तरफ रिडायरेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर अपनी वर्थ को प्रूव कर देते हो तो यहाँ पर इस चीज की कोई भी वजह नहीं है कि तुम इस रोल को किसी दिन ना उठा सको। ये सुनने के बाद वो हेमल्ट की तरफ देखता है और हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग ये प्लान करने में लगे हुए थे कि जो रेड स्कॉर्पियन और किकीरो है उसे तुम दोनों ने मिलकर यहाँ पर हराया है। और इसके अलावा किसी को भी ये रिवील मत करना कि तुम डिवाइन सोर्समैन के एक डिसाइपल हो। तो क्या तुम्हारे लिए ये चीज पूरी तरह से ठीक है कि तुम अपना आधा क्रेडिट मुझे दे देते हो। और ल्यूक आगे कहता है कि अगर तुम बरसोर के अंदर रहते हो और लोगों को ये पता चल जाता है कि तुम डिवाइन सोर्समैन के लास्ट डिसाइपल हो तो वो तुम्हें किसी रॉयल्टी की तरह ट्रीट करेंगे। पर हेमल्ट कहता है कि पर बरसोर के अंदर रहना और डिवाइन सोर्समैन के हायर का रोल निभाना ये तुम्हारा काम है, और डेरेन भी शायद यही चाहता कि तुम यहाँ पर एक ऐसे सोर्समैन की तरह रहो जिसे किसी और के चेहरे की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सोचकर ल्यूक एक्साइटेड होते हुए कहता है कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा जिससे जितनी भी एक्सपेक्टेशंस है मैं उनके ऊपर खरा उतर सकूं। ये सुनने के बाद हेमल्ट के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी, और सेकंड प्रिंस उससे कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा आंसर था जो कि अभी तक मैंने तुमसे कभी सुना है। जिसके बाद सेकंड प्रिंस हेमल्ट से कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना इस अनरिलेटेड मैटर के अंदर तुम्हें घसीटने के लिए, पर मुझे तुम्हारी मदद चाहिए जिससे हम लोग इस सिचुएशन को यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर कर सके। तो बताओ कि वो रेड स्कॉर्पियन का शरीर कहाँ पर है जिसे तुम दोनों ने मारा था। तो वो कहता है कि ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 30 मिनट के रास्ते पर अगर हम लोग भागते हुए वहाँ पर जाते हैं। सेकंड प्रिंस कहता है यानी तुम ये कह रहे हो कि उस स्कॉर्पियन को कोई हाई प्रीस्ट जो कि लामून से था उसे कंट्रोल कर रहा था, उससे एक साथ खतरनाक लड़ाई लड़ने के बाद तुम लोगों में से बस एक ही था जो कि जिंदा बचा, जिसके बाद तुम ल्यूक का पीछा करते हुए यहाँ पर आ गए जिसे एक मॉन्स्टर पकड़कर यहाँ पर लेकर आ गया था। जिसके बाद तुम दोनों ने कैप्टन नाइट से यहाँ पर लड़ाई करी, और ल्यूक घबरा कर हेमल्ट की तरफ देखते हुए सोचता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस तरह की किसी कहानी के ऊपर किसी को भरोसा हो भी सकता है। तो सेकंड प्रिंस काफी देर तक सोचने के बाद कहता है तो जो ओरिजिनल प्लान है वो जरूर ऐसा होगा कि उन्होंने एक रेस की रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हुए ल्यूक को यहाँ पर लेकर आने की कोशिश करी होगी, और बाकी सभी को एक ट्रैप के अंदर फंसाकर उन सभी को सेक्रीफाइस कर दिया, और वो सभी रेड स्कॉर्पियन से लड़ते हुए वहाँ पर मारे गए होंगे। पर आखिर में ल्यूक वहाँ पर बच गया होगा, जिस वजह से उन्हें मॉन्स्टर का इस्तेमाल करते हुए वो उसे किकीरो के सामने लेकर आ गए होंगे जिससे वो इसे यहाँ पर खत्म कर सके। जिसके बाद वो किसी हीरो की तरह यहाँ पर खड़ा हो सके जो कि बता सके कि उसने बरसोर को स्कॉर्पियन से यहाँ पर बचाया है। जिसके बाद वो ल्यूक की आइडेंटिटी को उस पॉइंट पर रिवील करता, और इसको सभी लोग का तो प्रेज करते कि जो डिवाइन सोर्समैन का आखिरी डिसेंडेंट था कि उसने भी बरसोर को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, जिससे नाइट का जो सपोर्ट था वो यहाँ पर और भी ज्यादा बूस्ट हो जाता। ल्यूक ये सुनकर हैरान था, वो कहता है कि सच में आप तो कावता जल्दी इस चीज को समझ गए, और सोचता है कि सच में आखिरकार तुमने इसके ऊपर भरोसा तो किया। सेकंड प्रिंस कहता है तो चलो इसको इस तरीके से करते हैं, हम लोग उन्हीं के प्लान को उसी तरीके से इस्तेमाल करेंगे जैसा कि वो चाहते थे कि जो पल्मा नाइट्स थे उन रेड स्कॉर्पियन के साथ लड़ाई करी, जहाँ पर उनने उसकी कमजोरी तो ढूंढ ली पर आखिर में उनने कैप्टन को खो दिया। पर जो यंग बॉय था यानी ल्यूक है जो कि डिवाइन सोर्समैन की ब्लड लाइन से है, उसने
मॉन्स्टर को खत्म किया और बरसोर को क्राइसिस से बचा लिया। तो बताओ आखिर ये कहानी सुनने में कैसी लग रही है? कि ये सही नहीं है? ल्यूक कहता है कि किसी मौत के लिए ये थोड़ा सा क्रूल है, पर मैं आपकी लीड को यहाँ पर फॉलो करने के लिए तैयार हुई। और हाइनेस वो कहता है कि ये अच्छा है। तो चलो ये चीज डिसाइड हो चुकी है। इसके बाद वो हैमंड से कहता है कि मुझे स्कॉर्पियन की बॉडी के पास लेकर चलो। पर जब वो वहाँ से जाने लगते हैं तो ल्यूक उसे कहता है कि रुक जाओ, जाने से पहले मुझे लगता है कि हमें कैप्टन की बॉडी को यहीं पर दफना देना चाहिए। तो सेकंड प्रिंस कहता है कि और आखिर ऐसा क्यों? कि ये उनके लिए फेयर नहीं है, इसलिए केवल शब्द अकेले नहीं है जो कि यहाँ पर बाकी सभी नाइट और लोगों को कन्विंस कर सके। तो ल्यूक अपना हाथ उठाते हुए कहता है कि मेरे पास 2 रीजन है जिस वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ। पहला, जिनके गर्दन के ऊपर बना हुआ निशान है वो साफ साफ दिख रहा है कि वो किसी तलवार का बना हुआ है। ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं है जो कि इस तरीके का कोई निशान बना सकता हो। इस घाव को बस देखने से ही ये चीज साबित हो जाएगी और लोगों के ऊपर शक होगा कि जो हम लोगों ने यहाँ पर बताया है वो पूरी तरह से झूठ है। और दूसरी, भले यहाँ पर कोई सबूत ना हो पर फिर भी बाकी सभी नाइट और लोगों को इस चीज के ऊपर अब यकीन करना ही होगा। अगर उनकी बॉडी यहाँ पर किसी को भी नहीं मिलती है और मैं खुद इस चीज को मेक श्योर करूंगा। जैसे ही सेकंड प्रिंस ये सुनता है तो वो घूर कर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, तुम सच में डिवाइन सोर्समैन के ग्रैंडसन हो? ये सुनकर वो कंफ्यूजन के साथ कहता है, क्या? तो वो कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, बस हम लोग जैसे तुमने कहा है उसी चीज को फॉलो करेंगे। जिसके बाद जैसे ही वो वहाँ से जाने लगते हैं तो ल्यूक के अंदर अब एक अलग चमक दिखाई जा रही थी। हैमल्ड भी उस चमक को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो उस चमकते हुए सूरज को देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि डेरेन, मुझे माफ करना कि जो ल्यूक है अब वो मेरी नजरों में तुम्हारी शेडोज को जरा से भी कैरी नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ल्यूक अब हैमल्ड की नजरों में आगे बढ़ चुका है। फिर थोड़ी देर बाद वो चलते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेड स्कॉर्पियन की लाश पड़ी हुई थी। वो ये देखकर कहते हैं, तो अच्छा ये वो जगह है जहाँ पर रेड स्कॉर्पियन को तुमने मारा था। और वो हैमंड से उस प्रीस्ट की बॉडी के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि वो उसके नीचे दबी हुई है। जब वो उसे देखता है तो कहता है कि आखिर उसके चेहरे को क्या हुआ। तो हैमंड ये सुनकर थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि कुछ चीजें थी जो कि मैं उससे पूछना चाहता था जिस वजह से मैंने उसका ये हाल कर दिया। सेकंड प्रिंस कहता है कि मुझे लगा था कि मैं उसके यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए टेम्पल के साथ नेगोशिएशन कर सकता हूँ, पर अब मुझे लगता है कि स्टेट के अंदर मुझे यहाँ पर बहाने बनाने होंगे जिससे हम लोग यहाँ पर कोई नेगोशिएशन न कर सके। और मुझे लगता है कि मुझे इसका सिर यहाँ पर काटना होगा या फिर कुछ ऐसा ही करना होगा। और लोगों को इस तरीके से खड़ा हुआ देखकर ल्यूक को यहाँ पर उल्टी आ रही थी। जिसके बाद उन दोनों से कहता है कि इसके अलावा मैंने सुना था कि तुम दोनों के बीच में यहाँ पे एक मॉन्स्टर हंटिंग कॉम्पिटिशन चल रहा था इस टूर्नामेंट को यहाँ पर खत्म करने के लिए। पर क्योंकि यहाँ पर तुम दोनों ने ही रेड स्कॉर्पियन को यहाँ पर खत्म किया था तो क्या तुम दोनों यहाँ पर इस प्राइज को एक दूसरे के अंदर बराबर बराबर बांटना चाहोगे? जैसे ल्यूक ये सुनता है, ल्यूक कहता है, मुझे लगता है कि मुझे अपने हाथ यहाँ पर पीछे ले लेने चाहिए क्योंकि इसने सच में काफी ज्यादा चीजों में मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है। और वो अपने मन में कहता है कि अगर मैं सच कहूँ तो रेड स्कॉर्पियन को मारने में मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं था। और साथ ही वो प्रिंस से आगे कहता है कि सब के अलावा भी मुझे यहाँ पर प्राइज मनी के अलावा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मिली है। जैसे वो ये सुनता है तो वो कहता है, चलो अच्छा है। जिसके बाद वो एक काफी मुस्कुराहट हंसी हंसते हुए कहता है, तो हाइड, तुम्हें बधाई हो क्योंकि तुम यहाँ पे जीत चुके हो। सच में तुम काफी ज्यादा छोटी उम्र के अंदर एक रात के अंदर काफी ज्यादा अमीर इंसान बन गए हो। ये सुनकर वो कहता है कि हाँ शुक्रिया। हैमंड सच में काफी ज्यादा कोल्ड है, उसको देखकर लगता नहीं कि उसके अंदर कोई भी ज्यादा फीलिंग्स है। तो चलो मैं यहाँ पर कुछ लोगों को लेकर आता हूँ जो कि स्कॉर्पियन की लाश को यहाँ से लेकर जा सके, क्या तब तक के लिए तुम यहाँ पर रह सकते हो? तो वो कहते हैं कि ठीक है, जैसा कि आपको सही लगे। जिसके बाद वहाँ पर हाइड आगे की तरफ बढ़कर रेड स्कॉर्पियन के कोर को यहाँ पर देखने की कोशिश करता है पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था। वो कहता है कि जैसा मुझे लगा था, जैसे ही समय यहाँ पर बीता है तो मुझे लगता है कि कोई और मॉन्स्टर यहाँ पर उसकी गंद की वजह से आया होगा और उसे ले गया होगा। पर मैंने सुना है कि कोई मॉन्स्टर अगर कोई और मॉन्स्टर के कोर को यहाँ पर खा लेता है तो वो उसकी पावर्स को भी इनहेरिट कर लेता है। शायद इसी वजह से जो नंबर्स है वो काफी तेजी से यहाँ पर गिर रहे हैं। पर वो मॉन्स्टर जिसने रेड स्कॉर्पियन के कोर को यहाँ पर कंज्यूम किया है, किसी दिन वो अपने आप को रिवील करेगा और बरसोर के ऊपर एक और काफी ज्यादा बड़ा खतरा आ जाएगा। और वो ये सब सोचते हुए जैसे ही ल्यूक की तरफ देखता है तो उसके चमकता हुआ चेहरा देखकर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि ल्यूक, लगता है कि जो तुम्हारा आगे का रास्ता है वो पूरी तरह से क्लियर हो चुका है, तुम्हें काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। जिसके बाद हमें किकिरो की तलवार को फ्रेम करे हुए दिखाते हैं जिसे पूरे बरसोर के अंदर घुमाया जा रहा था। जिसके बाद वो लोग एक जगह पर आकर इकट्ठे हो गए थे जहाँ पर सेकंड प्रिंस अपनी स्पीच देना चालू करता है, जहाँ पर वो किकिरो के बारे में बताता है कि हमने रेड स्कॉर्पियन को तो मार दिया पर हमने इस सब के बीच में हमारे ग्रेट कैप्टन किकिरो को खो दिया। और वो साथ ही डेरेन के बारे में भी कहता है कि अगर वो यहाँ पर होता डिवाइन सोर्समैन तो उसे भी सच में यहाँ पर काफी ज्यादा बुरा लगता। सभी लोग उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान से हो रहे थे। जिसके बाद वो एक काफी ज्यादा लंबी चौड़ी स्पीच देना चालू करता है जहाँ पर हैमल्ट भी भीड़ में खड़ा होकर उसे यहाँ पर सुन रहा था। और वो बताता है कि जो नाइट कैप्टन की जो अगली पोजीशन है वो डरसिम को
यहाँ पे पास डाउन की जा रही है और वो समय के साथ अपनी वर्थ को जरूर यहाँ पे प्रूव करेगा। और यहाँ पर एक और कोई है जो कि यहाँ पर अपने आप को साबित करना चाहता है। जिसके बाद वो ल्यूक को यहाँ पर सब लोगों के सामने बुलाकर लेकर आता है। ल्यूक जो कि हिचकिचाते हुए धीरे धीरे कर सभी लोगों के सामने आ रहा था, वो जैसे ही सभी लोगों के सामने आकर खड़ा हो जाता है तो सभी लोग उसके बारे में हिचकिचाते हुए आपस में बातें करना चालू कर देते हैं। पर ल्यूक थोड़ा सा नर्वस होते हुए धीरे से अपनी तलवार बाहर निकालता है और उसके साथ ही यहाँ पर पूरे में धुआं धुआं उड़ने लगा था। सभी लोग उसकी ताकत देखकर थोड़े से हैरान से रह गए थे। जिसके बाद वो अपनी विश को रिलीज करने के बाद अपने मन में कहता है कि जब मेरे फादर ने पहली बार मुझे तलवार सिखाई थी तो मैं हर एक चीज के अंदर काफी ज्यादा पीछे था, पर एक सपना जो कि बस मैंने तलवार के साथ आगे बढ़ते हुए देखा था और मैं एक दिन इस तलवारबाजी को सीख जाऊंगा जो कि असल में उस डिवाइन सोर्समैन की है। और उसके बाद से ही मैं एक ऐसी कंडीशन के अंदर जीने लगा जहाँ पर मैं डिवाइन सोर्समैन को डिनाई करने लगा था। उसके बाद ही मैं उसकी बस परछाई को ही पीछा कर रहा था, पर वो हैमल्ड था जिसने मुझसे मिलकर मेरी ट्रू वर्थ को यहाँ पर मुझे समझाया कि ये मेरे ऊपर है कि मैं यहाँ पर डिवाइन सोर्समैन बनना चाहता हूँ या फिर नहीं, क्योंकि मैं उसका खून हूँ, या फिर मैं यहाँ पर उसे इनहेरिट करना चाहता हूँ या फिर नहीं, क्योंकि ये दोनों ही मेरे फ्रेगमेंट हैं जो कि मुझे पूरी तरह से मैं बनाते हैं। और ये सोचते हुए वो अपनी डिवाइन सोर्समैन की प्रेजेंटेशन देने में लगा हुआ था। सभी लोगों के सामने वो साबित करता है कि वो डिवाइन सोर्समैन का एक हिस्सा है और उनके भविष्य में आगे आने वाला डिवाइन सोर्समैन। और जैसे ही वो सभी लोगों के सामने अपने डिवाइन सोर्समैन को रख देता है सभी लोग ये देखने के बाद हैरान उनके मुंह खुले के खुले रह गए थे। और सेकंड प्रिंस ल्यूक के बारे में सभी लोगों को बताना चालू करता है कि उसके जन्म के साथ ये चीज फिर से चालू हो चुकी है, क्योंकि ये डेरन का ग्रैंडसन है जो कि हमारा डिवाइन सोर्समैन था। जैसे ही उसका बड़ा भाई ये सुनता है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो कहता है क्या आखिर अभी तुमने यहाँ पर क्या कहा। जिसके बाद वो फिर से अपनी लंबी चौड़ी स्पीच देना चालू करता है डिवाइन सोर्समैन के बारे में, जो कि बर्थोर के लोगों के लिए काफी ज्यादा मोटिवेशनल होती है। जहाँ पर वो कहता है कि डिवाइन सोर्समैन का डिसेंडेंट यहाँ पर वापस आ चुका है, यहाँ पर वो पल्मानाइट को ज्वाइन कर हम लोगों की रक्षा कर सके। और उसकी ये मोटिवेशनल स्पीच सुनने के बाद कई सारे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट और किसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी मोटिवेशनल स्पीच काफी ज्यादा अच्छी तरीके से खत्म करता है, जिसको सुनने के बाद सभी लोग उसे चेयर करना चालू कर देते हैं। और हैमिल्ट भी देख कर काफी ज्यादा खुश हो रहा था और जो फर्स्ट प्रिंस था वो सब की वजह से काफी ज्यादा गुस्से में खड़ा हो चुका था। ये देखकर सेकंड प्रिंस कहता है मैं यहाँ पर अपने भाई की गुस्से भरी नजरें पीछे महसूस कर सकता हूँ। ल्यूक ऐसा लगता है कि तुम्हारे लिए दिक्कतें चालू हो चुकी है। जैसे वो ये सुनता है तो वो हंसते हुए कहता है कि मैं इन सबको यहाँ पर सह लूंगा। जिसके बाद हमें बर्थोर की गलियों का सीन दिखाया जाता है। हैमिल्ट अपने बैग को तैयार कर घोड़े के ऊपर रख चुका था, जहाँ पर ल्यूक उससे कहता है क्या अगर तुम यहाँ पर जाने से पहले थोड़े समय तक और क्यों नहीं रहते। वो कहता है कि कुछ चीजें हैं जो कि मुझे यहाँ पर अटेंड करनी है। ल्यूक मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि हैमिल्ट क्या तुमने कभी इस चीज के बारे में सोचा है कि हम दोनों के जो मास्टर थे वो एक ही थे, तो क्या ये चीज हम दोनों को एक सीनियर और जूनियर नहीं बनाती। मुझे लगता है कि तुम मेरे किसी भाई की तरह हो, इसलिए कभी भी अगर तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए हो तो तुरंत ही मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हारे किसी भी काम को बर्थोर के खुद के काम की तरह समझूंगा और सारी चीजों को छोड़कर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जैसे वो ये सुनता है तो कहता है अगर ऐसा है तो ये उम्मीद करो कि मुझे कभी भी यहाँ पर ना आना पड़े। लोग ये सुनकर गुस्से में आ गया था। वो कहता है कि सच में तुम छोटे से कमीने कहीं के। जिसके बाद सेकंड प्रिंस भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि कहता है मैंने आज से पहले कभी भी इस तरीके की फेयरवेल को किसी भी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट चैंपियन के लिए नहीं देखा। प्लीज सेफली ट्रेवल करना। और क्या तुमने अपना जो प्राइज मनी था उसे सही तरीके से ले लिया। तो हाँ, हैमिल्ट कहता है कि मैंने ले लिया। तो वो आगे कहता है कि जब भी तुम्हारे पास समय हो तो तुम बरसोर घूमने के लिए जरूर आना, तब तुम्हें यहाँ पर सच में एक काफी ज्यादा अच्छा वेलकम मिलेगा जो कि किसी चैंपियन को मिलता है। पर हैमिल्ट अपने घोड़े पर बैठा हुआ घूर कर उनकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, पर बरसोर सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही गर्म है और इसकी वजह से मैं काफी ज्यादा थक जाता हूँ। और ये कहकर वो बस चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। वो दोनों ही घूर कर उसको देखने में लगे हुए थे। जिसके बाद सेकंड प्रिंस कहता है कि सच में ल्यूक तुम्हें काफी ज्यादा अकेला सा लग रहा होगा, क्योंकि तुम और हाइड दोनों ही डिवाइन सोर्समैन के आखिरी दुनिया में बचे हुए डिसाइपल्स थे। तो वो ये कहता है कि हाँ, मेरे दिल में थोड़ा सा खालीपन सा तो लग रहा है। पर अचानक ही वो अपनी जगह पर रुक जाता है और हैरानी के साथ घबरा कर चिल्लाते हुए कहता है कि योर हाइनेस, आखिर आपको कैसे पता। उसके चेहरे का रंग पूते से उड़ गया था। सेकंड प्रिंस ठहाके लगाकर हंसते हुए कहता है कि सच में तुम्हारे चेहरे पर ये इनोसेंट सा लुक काफी ज्यादा सूट करता है। और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं सोर्समैनशिप को नहीं पहचान पाऊंगा जो कि डेरेन द डिवाइन सोर्समैन की थी। ये एक रॉयल ट्रेजर है और शायद ऐसा हो सकता है कि जो मेरा भाई है वही चीज के अंदर कोई अंदर समझे और इस चीज को ना पहचान पाया हो, पर मैं इसकी काफी ज्यादा कदर करता था डिवाइन सोर्समैन की। तो बिल्कुल मैंने इसे तुरंत ही पहचान लिया था। पर सच में जो ल्यूक के चेहरे पर जो लुक था वो सच में काफी ज्यादा फनी था। और ये देख कर हंसते हुए कहता है कि चिंता मत करो, मेरे यहाँ पे कोई भी इंटेंशन नहीं है कि मैं फालतू की कोई भी रूमर्स तुम्हारे बारे में फैलाऊं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि जो तुम दोनों के बीच की फ्रेंडशिप की जो बॉन्ड है वो यहाँ पे बिल्कुल भी खराब हो जाए। और वो हाइड के बारे में सोचते हुए कहता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बार तुम मुझे अपना सच्चा नाम यानी ट्रू नेम जरूर बताओगे। जिसके बाद ग्रेट एकेडमी का सीन होता है। इथन के रूम के दरवाजे खुलते हैं और वो हाइड यानी हैमिल्ट को इस तरीके से देखकर बहुत ज्यादा शौक सा रह गया था। और जब वो उसे वो पैसा दिखाता
दिखाता है तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है कि हेमल्ट इतने सारे पैसे कहाँ से ले आया। और फिर बताया जाता है कि देखते देखते जो लंबे छोटे जितने भी बरसोर के इंसिडेंट थे आखिरकार वो सब खत्म हो गए और फिर देखते ही देखते ग्रेटा एकेडमी के रीओपन होने का समय आ गया। हमें गैलरी के अंदर इलिया को घूमता हुआ दिखाते हैं, जहाँ पर जैसे उसकी नजर साइड में जाती है तो वो हेमल्ट को वहाँ पर घूमता हुआ देखकर अचानक ही जो उसकी आंखें होती हैं वो चमकना चालू हो जाती हैं। बेचारे का खोया हुआ प्यार आखिरकार यहाँ पर आ ही गया। जैसे ही वो हेमल्ट को देखता है तो वो शर्माते हुए उसके पास जा रहा था, पर तभी वो वहाँ पर रुक जाता है। इसके बाद वो थोड़ा सा शर्माते हुए पर एक सीरियस टोन में उसे कहता है कि हे हेमल्ट, अगर तुम यहाँ पर आ गए थे तो कम से कम तुम्हें ब्रेसलेट का इस्तेमाल करते हुए मुझसे कांटेक्ट करना चाहिए था, इसकी बजाय कि तुम बस मुझे यहाँ पर वेट करा रहे थे। हेमल्ट कंफ्यूजन के साथ जैसे उसकी तरफ देखता है तो उसका कलर पूरी तरह से काला सा पड़ गया था और वो कहता है क्या इलिया, और जैसे इलिया उसे देखता है तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। सच में वो काफी ज्यादा शौक था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि सच में तुम तो पूरी तरह से काले हो चुके हो। जिसके बाद हमें साइन को दिखाते हैं जो कि ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था क्योंकि उसके सामने चमकता हुआ काला हेमल्ट खड़ा हुआ था। वो कंफ्यूजन के साथ हेमल्ट से कहता है कि आखिर तुम्हारे स्किन के साथ क्या हुआ। हेमल्ट बताता है कि मुझे भी हाल ही में इसके बारे में पता चला है क्योंकि जो डिस्गाइज मैजिक था वो स्किन टोन को बिल्कुल एक जैसा रखता है, इसी वजह से बाहर से पता ही नहीं चलता। पर एलिया ने बताया कि वो मैजिक का इस्तेमाल करते हुए इसे पूरी तरह से रिस्टोर कर देगा। पर कहा जाए तो मुझे सच में काफी ज्यादा रिफ्रेशिंग और नया नया सा लग रहा है। ये सुनकर साइन थोड़ा सा हिचकिचाने लगा था, पर फिर भी ये अपने आप में ही एक अलग और रिफ्रेशिंग सी फीलिंग है। साइन कहता है कि पर सब के अलावा ऐसा लगता है कि तुम पहले से और भी ज्यादा लंबे हो गए हो, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मुझे तुमसे सच में काफी ज्यादा जलन हो रही है क्योंकि तुम पहले से लंबे थे और अब तुम पहले से और भी ज्यादा बड़े हो गए हो। हेमल्ट सुनकर कहता है कि सच में अच्छा ऐसा है, पर आखिर अज़ूका कहाँ पर है? मैं उसके बारे में सोच रहा था, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ होगा। तो वो हिचकिचाते हुए कहता है कि जब से ये सेमेस्टर फिर से शुरू हुआ है वो लगातार ट्रेनिंग रूम के अंदर चला जाता है बिना रुके। वो भी अब पहले से सच में काफी ज्यादा अलग हो चुका है, जब तुम उसे देखोगे तुम भी हैरान हो जाओगे। इलिया हेमल्ट से कहती है कि इसके अलावा मैं जितनी भी तुम्हारी सारी चीजें थी उन सभी को इसके अंदर रख दिया है, और मैं सच बताऊं तो तुम वो पहले इंसान हो जिसको मैंने देखा है कि सेमेस्टर के शुरू होते ही तुम सबसे पहले यहाँ पर अपनी शक्ल दिखा रहे हो। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और सियान कहता है कि हेमल्ट अब तुम तो अपनी क्लास के टॉपर हो, जिसकी वजह से अब तुम्हें खुद का अपने एक रूम मिल चुका है, इसलिए तुम्हें काफी ज्यादा बधाई हो कि तुम इस मीन इलिया से अब काफी ज्यादा दूर हो सकते हो। आखिरकार तुम इससे निकल गए। जैसे वो ये सुनता है वो कहता है कि सियान, अगर सच में तुम्हारे पास इतना ज्यादा समय है कि तुम यहाँ पे बकवास कर सकते हो तो क्यों ना तुम अपने रूम के अंदर चले जाओ। तो वो कहता है कि हे मैं यहाँ पे हेमल्ट से बात कर रहा हूँ, तो आखिर तुम इस तरीके से बीच में क्यों कूद रही हो? इसके अलावा कुछ ऐसा है जिसकी वजह से तुम्हें यहाँ पे पछतावा सा महसूस हो रहा है? पर ये सुनते से ही वो अपनी माना को रिलीज करने लगता है। ये देखकर सियान कहता है कि ठीक है मुझे माफ करो, तो मुझे यहाँ से ब्लास्ट तो नहीं करोगी ना आखिरी कोने तक, इसलिए चलो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो हेमल्ट और इलिया से कहता है तो चलो मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा, और ये कहकर वो जल्दी से अपनी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाता है। वो दोनों ही उसे वहाँ से जाता हुआ देख रहे थे। जिसके बाद इलिया हेमल्ट से कहती है कि इसके अलावा अब तुम्हारे पास तुम्हारा खुद का रूम है, तो तुम्हें क्या काफी ज्यादा रिलीफ सा महसूस हो रहा है? हेमल्ट कहता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे कोई रिलीफ सा महसूस हो रहा है, और इसके अलावा जो मेरा नया रूम है वो बस तुम्हारे सामने ही है। जैसे वो ये सुनता है तो वो कहता है यानी तुम मुझसे ये कह रहे हो कि तुम्हें इसकी वजह से अच्छा नहीं लग रहा? और हेमल्ट गुस्से में कहता है कि आखिर तुम मुझसे यहाँ पर क्या पूछ रहे हो कि ये सही है या फिर मुझे पसंद आया या फिर नहीं? और वो ये देख कर काफी चिड़चिड़ाता हो रहा था और वो कहता है कि ऐसा नहीं है, और वो हेमल्ट का कंफ्यूज सा चेहरा देख रहा था। हेमल्ट कहता है कि बिल्कुल अपनी खुद की एक जगह होना काफी ज्यादा अच्छा होता है, पर फिर भी इसके कुछ डाउन साइड्स भी हैं, जैसे कि अब मैं मैजिक के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता चीजों को पूरे साफ करने के लिए जैसा कि मैं ज्यादातर किया करता था, और भी कई सारी चीजें हैं जैसे कि अब मैं किसी भी चीज को पूछने के लिए नॉर्मली तुमसे इस तरीके से नहीं पूछ सकता, अब मुझे तुम्हारे रूम के अंदर आना होगा। बस यही कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि थोड़ी सी इनकन्वीनियंट हैं। उसकी बातें सुनने के बाद इलिया का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है। वो कहता है कि छोड़ो, मुझे माफ करो कि मैंने तुमसे पूछा भी, पर अगर तुम्हें कभी भी साफ सफाई करवानी हो तो मुझे बता देना, एज अ सर्विस मैं एक बार ये जरूर कर दूंगा। और साथ ही वो उससे आगे कहता है कि इसके अलावा क्या तुम्हें याद है कि तुम एक बार अज़ूका को बिना परमिशन के ट्रीटमेंट करवाने के लिए मेरे पास लेकर आए थे, तो तुमने मुझसे वादा किया था कि जो मेरी एक रिक्वेस्ट होगी तुम उसे ग्रांट करोगे, क्या तुम्हें याद है? हेमल्ट कहता है कि हाँ। अब तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा है जो कि तुम मुझसे कहना चाहते हो? वो कहता है कि हाँ, मैं जल्दी ही उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा, बस मैं ये चाहता था कि तुम्हें इसके बारे में पता हो। हेमल्ट कहता है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ पर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊँ? इलिया कहता है कि जल्दी ही तुम्हें इसके बारे में पता चल जाएगा, और इसके अलावा अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो जैसा कि तुमने कहा तो तुम्हें पता है कि आखिर मेरा रूम कहाँ पर है। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है तो हेमल्ट उसे टोकते हुए कहता है चलो इस सेमेस्टर के अंदर भी हम लोग हमारा बेस्ट देंगे। ये सुनने के बाद इलिया वहाँ से जाते हुए कहता है कि हाँ ठीक है, अपना बेस्ट देना, और वो अपना गेट बंद कर लेता है। पर अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। वो बहुत ज्यादा शर्माते हुए कहता है कि सच में आखिर मैं यहाँ पर ये सब क्या कर रहा हूँ। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हेमल्ट अपने ग्रेटा एकेडमी की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार होकर बाहर निकल आया था। वो कहता है कि मेरी जितनी भी तैयारियां थी वो पूरी हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि अब मुझे एकेडमी के ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ जाना चाहिए। और तभी वहाँ जाते हुए उसे ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर से अजीब तरीके की आवाज आ रही थी,
और वो सोचता है कि शायद यहाँ पर अज़ूका आया होगा फिर से अपने ट्रेनिंग के लिए, इसलिए वो सोचता है कि चलो थोड़ा सा देखते हैं कि आखिर वो क्या कर रहा है। और वो दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए सोचता है कि जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैंने उसे एक बार भी नहीं देखा कि आखिर वो कैसा है। और अचानक एक लकड़ी की तलवार आती है जो कि सीधे ही उस गेट से टकराकर उसे यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से तोड़ देती है। हैमल्ट भी ये देखकर हैरान सा रह गया था क्योंकि वहाँ पर एक काफी ज्यादा गहरा गड्ढा बन चुका था। चेरियट जल्दी तो वहाँ से भागते हुए आती है और कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, क्या तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं लगी? मुझे ऐसा लगा नहीं था कि यहाँ पर कोई आ रहा होगा। पर जैसे ही वो वहाँ पर भागते हुए आती है वो हैमल्ट को देखकर कंफ्यूज सी रह गई थी और हैमल्ट भी चेरियट को वहाँ पर देखकर कंफ्यूज था। जिसके बाद एक चिल्लाने की आवाज आती है कि सही तरीके से अपनी तलवार को पकड़ो, क्या तुम फिर से अपनी ग्रिप को इसी तरीके से खोदोगी? तो वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकती। अज़ूका तुम इस तरीके से अपनी तलवार घुमाते हो जैसे कि तुम मुझे मारना चाहते हो। अज़ूका जैसे ही वहाँ पर आता है तो वो भी हैमल्ट को देखकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि रुको, अगर तुम इतने लंबे समय से कहाँ पर थे और क्या तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग हो गई है या फिर कुछ ऐसा ही? हैमल्ट उसको देखकर कहता है कि तुम भी यहाँ पर काफी लंबे हो चुके हो और क्या तुम दोनों ही हो जो कि यहाँ पर हैं? तो वो ये सुनकर कहता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ लोग तो आते हैं पर वो बस यहाँ पर देखते थे, यहाँ से वापस चले जाते हैं। और अगर मैं सच कहूँ कि अगर वो लोग सच में यहाँ पर ट्रेनिंग करना नहीं चाहते तो उन्हें तो ट्रेनिंग हॉल के अंदर आना भी नहीं चाहिए। सच में उनकी विल पावर काफी ज्यादा पैथेटिक है। और हैमल्ट सोचता है कि शायद वो यहाँ पर आना तो चाहते हैं पर तुम्हारी वजह से वो आ ही नहीं पाते हो। और चेरियट परेशान होते हुए कहती है कि इसके अलावा मैं यहाँ पर अज़ूका से स्पा कर रही हूँ और 4 घंटे से मैं सच में यहाँ पर फंसी हुई हूँ। अज़ूका हैमल्ट से कहता है कि सच में तुम काफी अच्छे समय पर यहाँ पर आए हो, चलो हम लोग यहाँ पे एक स्पा करते हैं। पर वो कहता है कि मैं अपने प्राइवेट ट्रेनिंग रूम के अंदर जा रहा था। पर अज़ूका उसे कहता है कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इस वेकेशन में मैं बस यहाँ पर आराम कर रहा था तो तुम सच में पूरी तरह से गलत हो और जो यहाँ पर हारेगा वो जीतने वाले को यहाँ पर खाना खिलाएगा। तो बताओ आखिर ये कैसा है? पर चेरियट चिल्लाते हुए कहती है कि सर 1 मिनट के लिए रुक जाओ, मैंने यहाँ पे इस वेकेशन की शुरू होने से पहले ही हैमल्ट से स्पा करने की परमिशन ले ली थी, उसने मुझसे प्रॉमिस किया था, तो क्या सबसे पहले यहाँ पे मुझे नहीं लड़ना चाहिए? तो वो कहता है कि हे रुक जाओ, अगर तुम यहाँ पे किस तरीके की बातें कर रहे हो और क्या तुमने अभी कहा नहीं था कि तुम थक चुकी हो? और इसके अलावा मैं तुम्हारा सीनियर हूँ तो मुझे पहले आगे जाने दो। और ये कहते हुए बस उन दोनों के बीच में बहस चल रही थी। ये देखकर हैमल्ट मुस्कुराते हुए कहता है कि सच में अब मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे के ऊपर बिलोंग करता हूँ, मैं वापस वहीं पर आ चुका हूँ। इसलिए वो कहता है कि मैं एक ही बार यहाँ पर लड़ूंगा, वैसे भी मेरा तुम दोनों के ऊपर ही एक कर्ज है। ये सुनने के बाद वो कहता है कि आखिर अचानक तुम यहाँ पे किस तरीके की बातें कर रहे हो और इसके अलावा ये सरप्राइजिंग है कि तुम इतने ज्यादा जल्दी यहाँ पर मान गए। हैमल्ट अपनी तलवार को बाहर निकाल कर साइड में रखता है और लकड़ी की तलवार को निकालते हुए कहता है कि मैं भी यहाँ पर अपने आप को टेस्ट करना चाहता था। जिसके बाद वो अपने वाइल्ड विश को रिलीज करते हुए कहता है तो चलो यहाँ पर समय बर्बाद ना करते हुए यहाँ पर तुम दो और मैं अकेला, चलो आ जाओ। और उसके टेरिफाइंग विश को देखने के बाद अज़ूका भी बहुत बुरी तरीके से डरते हुए कहता है कि आखिर तुम इतने ज्यादा सीरियस कैसे हो गए? लगता है कि तुम कोई मजाक नहीं कर रहे और जो तुम्हारा विश है वो सच में काफी ज्यादा रिडिकुलस है। आखिर तुम भी यहाँ पे समय पर क्या कर रहे थे? और जिस तरीके से हैमल्ट उन लोगों की तरफ आ रहा था ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो उन दोनों को यहाँ पर खत्म कर देगा। जिसके बाद ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर से बस उन लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि ग्रेटा एकेडमी के अंदर पूरे में शांति छा चुकी थी। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं था जो कि गैलरी के अंदर घूम रहा हो। पर वहीं जो इलिया है वो धीरे से अपने रूम के अंदर से बाहर आता है और उसके सामने हैमल्ट वहाँ पर खड़ा हुआ था। तो वो कहता है तो क्या तुम चलने के लिए तैयार हो? तो वो भी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल। जिसके बाद वो दोनों ही टाउन के अंदर निकल जाते हैं और हैमल्ट अपने सामने का नजारा देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था। और इलिया एक काफी ज्यादा बड़े और काफी ज्यादा फेमस स्टेक हाउस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है और उसकी हाई क्लास परफॉर्मेंस के बारे में बताना चालू करता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर खा सकते हैं, तो क्या तुम इसके अंदर जाने के लिए तैयार हो? हैमल्ट कहता है कि जहाँ पर भी जाना है तुम खुद डिसाइड कर सकते हो। वो कहता है कि सच में आज तुम यहाँ पर पे करने वाले हो तुम्हें पता है ना, पर मैं तुम्हें मेन्यू डिसाइड करने जरूर दूंगा। हैमल्ट कहता है कि पर मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ की सर्विस किस तरीके की है। तो ये सुनकर वो कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे सच बताओ कि आखिर तुम सबसे पहले मुझे यहाँ पर लेकर आने के बारे में बात ही क्यों कर रहे थे? अगर ऐसा है तो चलो उस रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं जिसके अंदर मैं पहले भी गया हूँ, क्योंकि वहाँ की सर्विस जैसे मैंने सोची थी उससे काफी ज्यादा अच्छी है। हैमल्ट ये सुनकर कहता है कि ठीक है, पर अगर ऐसा है तो आखिर तुम मुझे यहाँ पर लेकर ही क्यों आए थे? जिसके बाद वो दोनों ही उस रेस्टोरेंट के अंदर आ जाते हैं जिसके बारे में इलिया बता रहा था और वो सच में काफी ज्यादा अच्छा और काफी ज्यादा फैंसी सा लग रहा था। जहाँ पर वो उसे मेन्यू दिखाते हुए कहता है तो चलो चुनो कोर्स ए या फिर कोर्स बी। अगर मैं पर्सनली रिकमेंड करूँ तो जो कोर्स ए है वो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। और वो फिर से उसकी तारीफें करना चालू कर देता है और ये सारी बातें हैमल्ट के ऊपर से जा रही थी। इस वजह से इलिया उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि हे हैमल्ट, आखिर तुम कहाँ पर देख रहे हो? हैमल्ट कहता है कि मैं हमेशा ये सोचा करता था कि आखिर यहाँ पर आने के बाद कैसा लगता है, पर अब मुझे समझ में आ रहा है सच में यहाँ पर हमेशा से काफी ज्यादा शांति है। हर बार ऐसा कोई ना कोई होता है जो कि तुम्हारा पीछा कर रहा होता है। मैंने सही कहा ना? जिस वजह से ज्यादातर तुम अपना चेहरा छुपा कर रखते हो उस हुडी के पीछे या फिर कुछ ऐसा ही। इलिया कहता है कि तुम्हें ये चीज समझने में काफी लंबी देर लग गई। हाँ ये चीज सच है, पर आखिर तुम इस चीज के बारे में क्यों सोच रहे हो? तो ब्लेड बताता है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आज जो तुम्हारा ऑरा है
वो पहले से काफी ज्यादा हल्का है। क्या तुमने किसी तरीके के आर्टिफैक्ट को इस्तेमाल किया है? वो बताता है कि अगर कोई आर्टिफैक्ट इस तरीके से काम करता तो ये चीज काफी लंबे समय पहले ही पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होती, पर एक वजह है कि मेरे माना का जो इंटेल नेचर है उसकी वजह से लोग मेरे तरफ खिंचे आ जाते हैं। पर इन ब्रेक्स के अंदर मैंने इसको सरपास करने के बारे में स्टडी करी थी कि नेचुरली मैं इसे कैसे कर सकता हूँ, और धीरे धीरे कर लगता है कि जो रिजल्ट्स है वो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और आखिर ऐसा किसने सोचा था कि एक आम इंसान होना भी सच में इतना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सच में इसकी वजह से तो मुझे हंसी आ रही है। हैमिल्ट उसकी बात सुनकर कहता है कि एक आम इंसान, हाँ ये तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। इलिया उसकी बात सुनकर उसकी तरफ घूर कर देख रहा था, जिसके बाद वो उससे कहता है तो बताओ क्या इसके अलावा कोई और चीज नहीं है जो कि तुम मुझसे कहना चाहते हो? ये सुनकर वो कंफ्यूज कहता है क्या? इलिया कहता है कि मेरा मतलब क्या कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में तुम मुझसे बातें करना चाहते हो, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर मिलने के लिए आए हैं? मैंने सही कहा ना? तो हैमिल्ट कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मेरे पास हाल ही में बहुत सारे पैसे आए थे और हाल ही में तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद करी है, इसलिए मुझे लगा कि मुझे तुम्हें एक ट्रीट देना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सुनकर वो कहता है कि सच में बस इतना ही है? और हैमिल्ट की हाथ सुनने के बाद इलिया काफी ज्यादा हैरान सा रह गया था, जिसके बाद वो एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, हाँ क्योंकि ये तुम हो तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ज्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए। ये सुनकर वो कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? इलिया कहता है, ज्यादातर कोई भी अगर मुझे किसी तरह की काइंडनेस दिखाता है तो इसका मतलब तो यही है कि उसे मुझसे कुछ चाहिए, पर तुम उन बेशरम लोगों में से बिल्कुल भी नहीं हो जो कि इस तरीके से एक्ट करता हो। और अगर सच में तुम्हारी बात नहीं होती तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस जगह पर आने के लिए मैं यहाँ पर किसी के साथ और एग्री भी होता, इसलिए बस मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ मेरी क्यूरियोसिटी की वजह से। क्या सच में यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं जिसके बारे में तुम मुझसे बात करना चाहते हो? और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर तुम मुझे सिटी के अंदर लेकर आए और सबके लिए तुम्हें इतना ज्यादा परेशान होने की क्या जरूरत थी? हैमिल्ट उसकी बातें सुनने के बाद काफी देर तक सोचता है और कंफ्यूजन के साथ कहता है कि सच में ये चीज इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसके बारे में तुम इतना ज्यादा क्यूरियस होने की जरूरत हो? तो इलिया परेशान होते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा ही कोई आंसर दोगे, तो चलो अब जल्दी करो, कोर्स चुनो, मैं यहाँ पर काफी ज्यादा भूखा हूँ। और ये कहते हुए उसके गाल टमाटर जैसे लाल से हो रहे थे। पर हैमिल्ट अभी भी कंफ्यूज था कि कोई वजह है क्या? सच में कोई प्लान बनाने के लिए कोई सच में वजह होना जरूरी भी होती है? और इसके अलावा ना ही अज़ूका और सियान उन दोनों में से ऐसा कोई भी नहीं है जिससे यहाँ पर आने से पहले मैंने पूछा हो। पर आखिर ये सब इलिया के साथ इतना ज्यादा अलग क्यों है? तभी उन दोनों को एक आवाज आती है कि आखिर ये कौन है? रुको रुको, क्या ये तुम हो? सच में ये किस तरीके का इत्तेफाक है कि हम लोग फिर से यहाँ पर मिले हैं? और एक लड़की हैमिल्ट के पास आते हुए कहती है काफी लंबा समय हो गया ना हैमिल्ट, और वो भी काफी ज्यादा शर्माते हुए हैमिल्ट को यहाँ पर फंसाने की कोशिश कर रही थी, जहाँ पर वो उसे कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहती है कि पिछली बार मैंने तुम्हें देखा था, तुम तो उससे भी काफी ज्यादा हैंडसम हो चुके हो। पर हैमिल्ट उसे देखकर कंफ्यूज था और वो कंफ्यूजन के साथ उससे कहता है कि हे आखिर तुम कौन हो? जैसे वो ये सुनती है तो वो हैरानी और शौक के साथ चिल्लाकर कहती है कि कम ऑन, मैं टेरेसा हूँ, थर्ड ईयर की मैजिक डिपार्टमेंट की स्टूडेंट। आखिर तुम फिर से उसी तरीके से रिएक्ट कैसे कर सकते हो जब हम लोग जनरल स्टोर के अंदर पहली बार मिले थे? इलिया उससे कहता है कि सीनियर, क्या तुम लोग यहाँ पर हमें परेशान करना बंद करोगे? टेरेसा उसे देख सरप्राइज होते हुए कहती कि ओ इलिया, क्या तुम भी यहाँ पर हो? मैंने देखा नहीं था, मुझे माफ करना। और टेरेसा के साथ जो एक लड़की थी वो भी शर्माते हुए कहती है क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में तुमने पहले मुझे बताया था? वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बताती है कि मेरा नाम सोफिया है और मैं भी थर्ड ईयर की मैजिक डिपार्टमेंट की स्टूडेंट हूँ। सच में तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो, जितना मैंने सोचा था उससे भी काफी ज्यादा अच्छे। और टेरेसा हैमिल्ट से और भी ज्यादा क्लोज होने की कोशिश करते हुए कहती है ऐसा लगता है कि हम दोनों की किस्मत फिर से हम लोगों को एक जगह पर लेकर आ गई है, तो क्यों न हम लोग यहाँ पर एक साथ खाना खाएं? मेरा मतलब ये है कि क्यों न हम लोग इस एटमॉस्फेयर को और भी ज्यादा रोशन कर दें, एक साथ खाना खाकर, ना ही इस तरीके से बस अलग अलग दो लोगों में बैठकर। और उसको हैमिल्ट के ज्यादा करीब होता हुआ देखकर इलिया गुस्से में कहता है मैं तुमसे बड़े अच्छे से कह रहा हूँ कि प्लीज जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पर वो कहती है कि हे इस तरीके से मत करो, क्या तुम यहाँ पर मुझे कोई जवाब नहीं दोगे? हैमिल्ट बताओ आखिर तुम क्या कहते हो? यहाँ तक हम सीनियर्स तुम्हारे बिल को भी यहाँ पर कवर कर देंगे। और ये देखकर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगी थी। इलिया गुस्से में कहता है कि हैमिल्ट इन्हें कोई भी जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस इन्हें इग्नोर करो। और हैमिल्ट भी उसे काफी ज्यादा कोल्ड लुक देते हुए कहता है कि मुझे माफ करना, पर मैं भी ये चाहूंगा कि तुम अभी हम लोगों को यहाँ पर डिस्टर्ब ना करो। और इसके अलावा बिल की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, और मैं यही चाहूंगा कि तुम लोग भी जाकर अलग से खाना खाओ, मैं चीज को अप्रिशिएट करूंगा। पर हैमिल्ट के मुंह से इस तरीके की बात सुनने के बाद इलिया और टेरेसा दोनों ही हैरान से रह गए थे। अब चीजें थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती हैं और टेरेसा इस चीज को हवा करते हुए कहती है अच्छा अब मैं समझ गई, लगता है कि तुम इलिया की बातों में लगकर ये सब बोल रहे हो। ठीक है, इस चीज में कोई भी दिक्कत नहीं है, पर बस एक बार कह दो कि आखिर तुम क्या चाहते हो। अगर सच में ये तुम्हारा अच्छा दोस्त है तो ये तुम्हारे ओपिनियन की काफी ज्यादा इज्जत करेगा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? पर हैमिल्ट उनसे कहता है कि पर ये तो वो है जो कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ, और इसके अलावा मुझे ये भी डिसाइड करना है कि आखिर मैं कौन सा कोर्स यहाँ पर लूँ, और इसके अलावा मुझे ये भी डिसाइड करना है कि आखिर मैं कौन सा कोर्स लूँ। तो क्या प्लीज तुम लोग यहाँ से वापस जा सकते हो? अब सच में टेरेसा की काफी ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। और वो गुस्से में कहती है कि हैमिल्ट, क्या तुम सच में हमेशा इतने ज्यादा क्लूलेस रहने वाले हो? क्या तुम्हें ये चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि जब एक सीनियर तुम्हें यहाँ पर अपनी काइंडनेस ऑफर कर रहा है तो क्या तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं है कि तुम इसे अच्छी तरीके से यहाँ पे एक्सेप्ट करो? और इसके अलावा क्या तुम दोनों को जरूरत से ज्यादा एक दूसरे के
करीब नहीं आ रहे हो? सच में इस चीज की पर तो मुझे शक होने लगा है। ऐसा ना हो कि कुछ अजीब तरीके के रूमर्स यहाँ पर फैलने चालू हो जाएं। सोफिया ये देखकर उसे कहते कि हे अब बहुत हो गया, चलो शांत हो जाओ। पर अब इलिया काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो कहता है कि टेरेसा, देखकर ऐसा लगता नहीं कि शब्द तुम्हारे लिए काफी होंगे। लगता है कि मुझे जबरदस्ती तुम्हें यहाँ से बाहर भेजना होगा। और ये कहते हुए वो अपने मानव को रिलीज करना चालू कर चुका था। टेरेसा भी काफी गुस्से में अपने मानव को रिलीज करते हुए कहता है कि एलिया, क्या तुम्हें इस चीज का एहसास भी है कि अगर तुम पहले से कितने ज्यादा एरोगेंट हो चुके हो, क्योंकि तुमने बस एक रिकॉर्ड को क्या तोड़ दिया। लगता है कि मुझे सही तरीके से तुम्हें ये बताना ही होगा कि आखिर एक सीनियर की इज्जत किस तरीके से की जाती है। पर अचानक ही वहाँ पर एक वेटर आ जाता है जिसका ऑरा उन दोनों से काफी ज्यादा भयानक था। जिसके बाद वो गीगा चैट सा फेस बनाते हुए कहता है कि हे एक्सक्यूज मी, कि तुम लोग यहाँ पर बाकी जो कस्टमर्स हैं उन लोगों को यहाँ पर डिस्टर्ब कर रहे हो, इसलिए अगर तुम्हें किसी भी तरीके की परेशानी है तो क्या तुम लोग इस चीज को बाहर लेकर जा सकते हो। उसको इस तरीके से देखकर टेरेसा और एलिया दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। जिसके बाद हमें खाना दिखता है जो कि हेमल्ट और एलिया के लिए आया हुआ था। हेमल्ट थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि वो वेटर जो कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर आया था, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो स्पोर्ट्समैन डिपार्टमेंट से यहाँ पर ग्रेजुएट हुआ हो, क्योंकि जो उसका प्रेशर था वो बिल्कुल भी आम नहीं लग रहा था। एलिया उससे कहता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुके हो। हेमल्ट ये सुनकर कंफ्यूज था। वो कहता है मैंने इस चीज को बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। वो कहता है कि ये कॉम्प्लीमेंट था। अगर फिर से कोई इंसान तुम परेशान करने की कोशिश करता है तो बिल्कुल इसी तरीके से हैंडल करना जैसे कि तुमने आज किया था। तो हेमल्ट कहता है कि बिल्कुल। और ये सुनकर उसके चेहरे पर थोड़ी सी शर्म भरी मुस्कुराहट आना चालू हो जाती है। और वो साथ ही आगे कहता है कि सच में आज का खाना कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छा है, पता नहीं क्या वजह है। और नरेटर आगे बताता है कि आखिर में हेमल्ट इस चीज को क्लियर नहीं कर पा रहा था कि आखिर जो अजीब सी फीलिंग एलिया की तरफ जो उसकी हो रही है आखिर वो क्या है। और इसके अलावा जल्दी ही उस एकेडमी के सबसे ज्यादा जरूरी इवेंट का यहाँ पर सामना करना था। हमें हेमल्ट के रूम के अंदर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हेमल्ट खड़ा हुआ था। जेम्स कहता है कि हेमल्ट, मैं तुम्हारा आउटसाइड कैंप ट्रेनिंग का एक कॉमरेड होने के नाते जिंदगी भर में एक ऐसा फेवर है जो कि मैं तुमसे यहाँ पर मांगना चाहता हूँ। और वो काफी ज्यादा परेशान और उसके साथी भी वहाँ पर थोड़े हिचकिचा रहे थे। जहाँ पर वो आगे कहता है कि इस फेस्टिवल के अंदर क्या तुम इस शॉप के अंदर हम लोगों की मदद करोगे। और ये देखकर हेमल्ट थोड़ा सा परेशान और कंफ्यूज हो रहा था। वो कहता है क्या एक फेस्टिवल। फिर हमें उस फेस्टिवल का दिन दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ग्रेटा एकेडमी का ये फेस्टिवल कुछ ऐसे एनुअल एक्सचेंज फेस्टिवल्स में से एक है जहाँ पर स्पोर्ट्समैन डिपार्टमेंट और मैजिकल डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करते हैं। और ये पूरे ऐसे कैडेट्स का ही एक दिन होता है जहाँ पर कैडेट्स आगे बढ़कर बूट्स खोलते हैं यानी दुकानें खोलते हैं और अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज को चलाते हैं। जिसके बाद फिर से हमें हेमल्ट को दिखाया जाता है। जेम्स उससे कह रहा था कि हमारे बूथ का मेन आइटम रेड बीन सेव्ड आइस है, जिसके अंदर डीनो सप्लाईज को हैंडल करेगा, एंड्रू कुकिंग को हैंडल करेगा और मैं वहाँ पर कस्टमर्स को लेकर आने का इंचार्ज हूँ। और हेमल्ट, तुम हमारे इस पजल के आखिरी पीस हो और एक बार तुम हमारी टीम को ज्वाइन कर लो और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए प्लीज। पर हेमल्ट थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है कि आखिर मुझे करना क्या होगा। तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि तुम हमारे काफी ज्यादा सुंदर चेहरे हो। ऑब्वियसली मैंने तुम्हारे बारे में रूमर सुने हैं कि तुमने मैजिकल डिपार्टमेंट की टेरेसा को ट्रैक डाउन कर दिया यानी उसे डंप कर दिया। हेमल्ट कहता है कि ये पूरे सही नहीं है। तो वो कहता है कि ये मत कहो कि ये झूठ है, क्योंकि पूरी एकेडमी इसके बारे में जानती है। टेरेसा एक आइडल है और कई सारे मेल कैंडिडेट का फर्स्ट लव भी है जिसे तुमने रिजेक्ट कर दिया। इसलिए हमारा आखिरी कंक्लूजन ये है कि जो तुम्हारा चेहरा है वो इस चीज को काफी ज्यादा मेक सेंस बनाता है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ। अभी के समय पर तुम मेल और फीमेल जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी में एक सुपरस्टार हो और हर एक की अलग अलग वजह है। और अगर तुम हमारे साथ होते हो तो जो हमारा बूथ है उसकी गारंटी है कि वो सबसे ज्यादा कमाल का होगा। तभी उनकी बातें सुनते हुए अजूका वहाँ पर आ जाता है जो कि उसे कहता है कि हे क्या हो गया। तो वो ये सुनकर कहता है क्या। जेम्स उसको देखता है और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि अजूका प्लीज मुझे माफ कर देना, अगर यहाँ पर हेमल्ट नहीं होता तो ये स्पॉट जरूर तुम्हारा होता। पर अगले ही पल वो उसकी गर्दन पकड़कर उसे घुमाना चालू कर देता है। सच में ये देखना काफी ज्यादा फनी था। और अगले ही पल वो जमीन पर गिर गया था। और अजूका आगे कहता है तो अब तो मेरे सामने ही मेरे बारे में गॉसिप करना चालू कर रहे हो। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि इस तरीके से करना क्या काफी ज्यादा फनी होगा। पर डीनो उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर फेस्टिवल के बारे में बात कर रहे थे, द फेस्टिवल के बारे में। अजूका कहता है कि तुम्हारे ये घूमे हुए शब्द ही ऐसा लग रहा था कि कुछ अजीब सी साउंड हो रहा है। पर सबके अलावा हेमल्ट, क्या तुम सच में उन लोगों की मदद करने जा रहे हो। हेमल्ट कहता है कि अभी तक मैंने चीज का आंसर नहीं दिया है। यहाँ पर मेरे पास काफी लंबा समय रहेगा तो मुझे लगता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए, जिस वजह से किसी और चीज के लिए मेरे पास समय नहीं होगा। ये सुनकर अजूक अपने हाथ के इशारे से उन्हें भगाते हुए कहता है ये कह रहा है कि ये नहीं करेगा। क्या तुम्हारे लिए इतना काफी है? तो अब चलो जाओ यहाँ से। शू जेम्स चिल्लाकर कहता है कि आखिर तुम्हारी दिक्कत क्या है। आखिर तुम हेमल्ट के सामने बिल्कुल किसी स्पूकी मैन की तरह एक्ट क्यों करते हो। और हेमल्ट, तुम फेस्टिवल के समय पर भी ट्रेनिंग करने वाले हो, तुम्हें अपनी यूथ को यानी जवानी को यहाँ पर थोड़ा बहुत तो एंजॉय करना ही चाहिए। अजूका
कहता है कि इसी वजह से तुम्हारे ग्रेड धीरे धीरे करके गिरते जा रहे हैं। तो वो चिल्लाकर कहता है कि मेरे ग्रेड इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है। पर तभी उन लोगों को बहस करता हुआ देखकर एक लड़का वहाँ पर आते हुए कहता है कि हे इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आ रहे हैं, चुप हो जाओ। एलन वहाँ पर आकर सभी लोगों से कहता है कि जैसा कि तुम लोगों को पता है कि अकेडमी का जो फेस्टिवल है वो अगले हफ्ते से चालू होने वाला है। मैं समझ रहा हूँ कि तुम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो, पर फिर भी तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फेस्टिवल के खत्म हो जाने के 3 दिन बाद मिड टर्म यहाँ पर अप्रोच करने वाला है और फेस्टिवल के बाद तुम्हें एक लंबे समय तक ट्रेनिंग असाइनमेंट दिए जाएंगे, जिसको मैं बाद में डिटेल में एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। और जैसे जैसे सेकंड टर्म की जो ड्रॉज है वो काफी ज्यादा करीब आते जा रहे हैं, जो फाइनल एग्जाम और सिलेक्शन टूर्नामेंट्स है वो यहाँ पर पास आ रहे हैं। सभी बच्चे कंफ्यूज थे, क्या सिलेक्शन टूर्नामेंट्स? इसलिए एक लड़का हाथ उठाते हुए पूछता है कि आखिर आप किस टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहे हैं? तो वो कहता है कि विलियम्स जरा सा रुक जाओ, मैं सारी चीजें सही तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो टूर्नामेंट है वो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने के लिए है, जो कि बैड एंड कंबाइंड स्पोर्ट्समैनशिप कंपटीशन के लिए है। हैमिल्टन सुनकर कहता है कि कंबाइंड स्पोर्ट्समैनशिप कंपटीशन? लियम बताता है कि एक ज्वाइंट इवेंट होने वाला है, जिसके अंदर बस केवल ग्रेटा अकेडमी ही नहीं बल्कि बाइडेन की और जो 2 अकेडमीज है वो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली है। ये काफी रेयर अपॉर्चुनिटी होने वाली है, इसलिए हम इंस्ट्रक्टर्स तुम लोगों से काफी ज्यादा उम्मीदें रख रहे हैं। और जो सिलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो टोटल 4 होंगे, जो कि फर्स्ट से 3rd ईयर के बीच में होंगे और बाकी 2 4th से 6th ईयर के बीच के। और भले यहाँ पर तुम सेलेक्ट होने के लिए एम ना भी करो, पर फिर भी इस चीज के ऊपर काउंट करना कि ये तुम्हारा फाइनल पार्टिसिपेट कॉम्पिटिशन एग्जाम होने वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। एंड्रयू कहता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि टेम्पल ने इस चीज को अलाउ भी किया है, क्योंकि जो ज्यादातर बाइडेन की अकेडमी है वो बस केवल मेजेस को ही ट्रेन करती है। इसी वजह से टेम्पल ज्यादातर इस तरीके के ज्वाइंट इवेंट्स को यहाँ पर रोक देता है। हैमिल्टन सुनकर कंफ्यूज था, वो कहता है कि अगर टेम्पल मेजेस को रिस्ट्रिक्ट क्यों करता है? तो वो कहता है क्योंकि जो मेजेस होते हैं वो भगवान के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते और टेम्पल के रिप्रेजेंटेटिव्स को ऐसा लगता है कि वो उनके अथॉरिटी के ऊपर एक खतरा है। तो एक लड़का कहता है कि अपनी आवाज को कम करो, कोई और इस चीज को सुन सकता है। यहाँ पर सभी लोग ऐसा नहीं है जो कि ल्यूक म्यून के ऊपर भरोसा नहीं करते। जेम्स कहता है अगर ऐसा है तो टेम्पल ने अचानक इन चीजों को चेंज क्यों कर दिया? एंड्रू कहता है कि तुमने अभी तक इसके बारे में सुना नहीं है कि जो बेसोर है वो अपने कोर तक पूरी तरह से हिल चुका है और ये पूरी तरह से टेम्पल से रिलेटेड है। इसलिए अगर वो अभी बाइडेन से यहाँ पर क्लैश करते हैं तो इसकी वजह से वो उनका यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा दुश्मन बन सकता है। और एलन आगे कहता है कि चलो बातें बहुत हो गई, जिसके बाद एलन उन लोगों को यहाँ पर रोकता है और कहता है कि ठीक है आज के लिए इतनी अनाउंसमेंट बहुत है, चलो फिर से अपनी ट्रेनिंग के अंदर लग जाओ। पर वहीं वो आगे कहता है कि इसके अलावा एक और चीज है कि इस फेस्टिवल के समय पर हाई प्रीस्ट यहाँ पर आ सकता है अकेडमी को विजिट करने के लिए, इसलिए अगर तुम कैंपस के अंदर अगर कहीं पे भी उनसे टकरा जाते हो तो बिल्कुल भी डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश मत करना। जैसे ही हैमिल्टन ये सुनता है तो वो शौक से रह गया था और अज़ूका आगे कहता है कि प्रीस्ट यहाँ पर आ रहा है, वो भी इस कैंडिडेट के फेस्टिवल के अंदर। अज़ूका ये सुनकर चिढ़ते हुए कहता है क्या प्रीस्ट यहाँ पर कैडेट के फेस्टिवल के समय पर यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं? आखिर वो लोग यहाँ पर क्या देखने के लिए आ रहे होंगे? पर हैमिल्टन तो अपने ख्यालों में खोया हुआ था जब पर वो उस प्रीस्ट को याद कर रहा था जो डिवाइन सोर्समैन को खत्म करना चाहते थे और साथ ही उसके ग्रैंडसन को भी। और उसने बताया था कि ये हाई प्रीस्ट नार्डोलोस की इच्छा है। और वो कहता है कि तब जिस आदमी का मैंने सामना किया था वो भी अपने आप को एक हाई प्रीस्ट बता रहा था और उसने बस मुझे देखते थे ही मेरे अंदर की सीड ऑफ डार्कनेस को पहचान लिया था। इसलिए तो ये चीज सच में काफी ज्यादा बुरी है। अगर मैं फिर से किसी से यहाँ पर टकरा जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे एक्सपोज होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। मुझे लगता है कि मुझे डॉर्मेट्री के अंदर जाकर छुप जाना चाहिए, पर नहीं, अगर मैं अकेला वहाँ पर रहता हूँ तो मुझे ढूंढना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। पर मैं अकेडमी से पूरी तरह से बाहर नहीं जा सकता। मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर मेरे पास ऐसा कोई बहाना है कि मैं पूरे 3 दिनों तक यहाँ से बाहर जा सकूं। पर तभी उसके दिमाग में एक चीज आती है और वो घूमकर जेम्स को देखता है और वो उसको देखते हुए सोचता है कि शायद मैं इस चीज का फायदा उठा सकता हूँ। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है कि डीन के ऑफिस का जो दरवाजा था इलिया उसे खोलकर अंदर आ जाता है और वो उससे कहता है कि डीन, तो वो उससे कहता है कि हाँ इलिया आ जाओ। वो कहता है कि मैंने सुना था कि आप यहाँ पर मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं नहीं बल्कि हेकी, उसने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। ये सुनकर वो कहता है कि क्या? हेकी ने क्या भेजा है? डीन कहता है कि उसने कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूं और इसके अलावा कि तुम इस फेस्टिवल को भी एंजॉय करो। और ये कहते हुए वो एक गिफ्ट को आगे तरफ सरका देता है। इलिया उसको देखकर काफी ज्यादा परेशान सा हो रहा था और वो उसको देखकर कहता है कि इसके अंदर कोई अजीब सी चीज तो नहीं है ना, जैसे कि कोई पोषण होता है या फिर कुछ ऐसा ही। डीन कहता है कि कमॉन, वो अकेला ही तुम्हारा ब्लड रिलेटिव है, वो ऐसा कुछ तुम्हें नहीं भेजेगा और इसके अलावा मैं पहले इस चीज को चेक कर चुका हूँ तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। पर इलिया उसको देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। जिसके बाद डीन उससे आगे कहता है कि तुमने ये सुना कि हाई प्रीस्ट इस फेस्टिवल के समय पर यहाँ पर घूमने के लिए आने वाले हैं और तुम सारी जगह को छोड़कर बाइडेन के अकेडमी के अंदर आए थे जिससे तुम टेम्पल की नजरों से यहाँ से दूर रह सको और अब देखो कि वो यहीं पर आ रहे हैं। वो कहता है कि अब इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, जो यहाँ पर हो रहा है वो तो होगा ही, बस हम लोग इतना ही कर सकते हैं कि हम उसकी पूरी तरह से तैयारी कर कर रखें। और वो ये कहते हुए उस बॉक्स को खोलकर देखता है कि उसके अंदर एक ब्रेसलेट और एक नोट रखा हुआ था और इलिया उस लेटर को पढ़ती है जिसके अंदर लिखा हुआ था, इलिया तुम अपने अकेडमी लाइफ के अंदर इस सेमेस्टर के अंदर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से एडजस्ट कर रही हो, वो भी अपने स्किल्स के साथ और अपनी क्लास के अंदर टॉपर होने की वजह से
से तुम प्रैक्टिकली यहाँ पर ग्रेजुएट हो चुकी हो और मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है। पर जो फेस्टिवल्स होते हैं वो एंजॉय करने के लिए होते हैं, इसलिए मुझे लगा कि शायद ये तुम्हारे तक काम आएगा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये बनाया है। ये एक एन्चेंटेड ब्रेसलेट है जिसके ऊपर पॉलीमॉर्फोसिस मैजिक को इस्तेमाल किया गया है। इसकी वजह से एक हाई प्रीस्ट भी तुम्हें दूर से नोटिस नहीं कर पाएगा जब तक वो करीब से इसके ऊपर ध्यान से ना देखे। इसलिए चीज को मेक श्योर करना कि जब तुम मेरे सामने आओ तो मुझे शुक्रिया जरूर करो। अभी के लिए इस फेस्टिवल को एंजॉय करना। ये देख कर एलिया कहता है, लगता है कि यहाँ पर अभी भी कोई तरीका है जिससे मैं यहाँ पर सर्वाइव कर सकता हूँ। जिसके बाद वो डीन से कहता है, तो चलिए, जो कि मुझे रिसीव करना था मैंने रिसीव कर लिया है, तो ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो कहता है कि एलिया प्लीज अपना ख्याल रखना। और यहाँ पर उसकी आवाज में उसकी चिंता साफ समझ में आ रही थी। तो एलिया उसको देखकर वहाँ से जाते हुए कहता है कि प्लीज आप इसकी चिंता मत करिए, क्योंकि इस बार टेम्पल मुझसे कुछ भी नहीं ले पाएगा और ना ही आगे कभी भी नहीं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है। पूरे में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी और पूरे में कैडेट्स फैले हुए थे। एक जगह पर फीमेल कैडेट्स बैठी हुई थी जिनके सामने आइसक्रीम रखी हुई थी जो कि देखने में ज्यादा डिलीशियस लग रही थी। और जेम्स चिल्लाते हुए अपने ऑर्डर के बारे में बताता है और कहता है कि जल्दी आओ और जल्दी से आकर इसको एंजॉय करो। पर कुछ लड़के उसे चिढ़ाते हुए उसके यहाँ पर मजे लेने में लगे हुए थे, जिसकी वजह से जेम्स को उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि बेवकूफ हो, तुम्हारे पास पहले से ही तुम्हारा खाना है तो चुपचाप से बैठकर उसे खाने पर ध्यान दो, ना कि इस तरीके से चिल्लाने पर। इसके अलावा चीजें सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही बिजी है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो जो हमारी शॉप है वो जरूर सेल्स में नंबर 1 पर आएगी। क्योंकि बिल्कुल एंड्रयू जो यहाँ पर आइसक्रीम बना रहा है वो सच में काफी ज्यादा अच्छी परफेक्ट शेप की है। और हमें लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शर्मा कर किसी को देख रही थी। वो लोग आपस में बातें कर रही थी और खुशफुसाने में लगी हुई थी। एक कदम आगे बढ़ता है और हमें चमकता हुआ चेहरा हैमिल्टन दिखता है जो कि वहाँ पर लड़कियों के ऑर्डर लेने में लगा हुआ था, जिनको देखकर वो लड़कियां सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड और काफी ज्यादा शर्माने में लगी हुई थी। और उसका जो ये चेहरा था वही यहाँ पर उस सभी का एक मेन कोर्स था, क्योंकि वो यहाँ पर आइसक्रीम के प्राइस पर हैमिल्टन की खूबसूरती को बेचने में लगे हुए थे। लड़कियां बात कर रही थी कि ये वही है वो इंसान जो कि सोर्समैन डिपार्टमेंट से है जिसने टेरेसा को रिजेक्ट कर दिया था। अब तो ये चीज का सेंस बनाने लगी है। केवल टेरेसा ही नहीं, मैं भी यहाँ पर इसको पाना चाहती हूँ, इससे बात करना चाहती हूँ। इसका जो चेहरा है वो सच में यहाँ पर नोबिलिटी को दिखाता है। इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके चेहरे से ही नोबिलिटी झलक रही है। सच में ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये कितना ज्यादा हैंडसम है। और इसी तरीके से बस लड़कियां उसकी तारीफ करने में और उसकी वाहवाही करने में लगी हुई थी। और इस तरीके से उनकी बातें सुन रहा जेम्स अपना कान बड़ा करते हुए इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था। और वो कहता है कि यहीं पर तो मेरा इंसानों को परखने का हुनर काफी ज्यादा काम आ रहा है। एंड्रयू कहता है कि अगर हैमिल्टन ने उस समय पर अपना माइंड चेंज नहीं किया होता तो तुम्हें कभी भी इस तरीके का मौका नहीं मिलता कि तुम इस तरीके से कुछ हरकत कर पाते। पर मैं तो बस यही सोच रहा हूँ कि आखिर अचानक ही हैमिल्टन इस चीज के लिए एग्री कैसे कर गया। हैमिल्टन ऑर्डर लेने में लगा हुआ था और वो आसपास इस चीज को देखते हुए सोचता है कि यहाँ पर मेरी उम्मीद से कुछ जरूरत से ज्यादा ही लोग हैं। अगर इसी तरीके से चीजें चलती रही तो मुझे चीज के ऊपर शक है कि यहाँ पर मेरी प्रेजेंस को नोटिस किया जा सकता है। पर यहाँ पर इतने सारे लोगों की ऑरा और एनर्जी के मिक्स हो जाने की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा मैस बन चुका है। शायद इसकी वजह से जो हाई प्रीस्ट है उसे भी यहाँ पर मुझे ढूंढने में काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पर जरा सी भी डिवाइन एनर्जी को सेंस करता हूँ तो मैं जल्दी ही यहाँ से भाग जाऊंगा। और देखा जाए तो पर लगता नहीं कि इस चीज की कोई गारंटी है कि जैसा कि मैं यहाँ पर सोच रहा हूँ मेरा प्लान बिल्कुल वैसा ही काम करे। और इसी तरीके से दिन भर काम करने के बाद अब शाम हो जाती है, जहाँ पर एंड्रयू उसका दिन भर काम करने की वजह से उसका बहुत बहुत शुक्रिया करता है और कहता है कि सच में तुमने काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करी। इसके अलावा हैमिल्टन अब तुम्हारी शिफ्ट यहाँ पर खत्म हो चुकी है। जिसके बाद अज़ूका वहाँ पर आ जाता है जो कि उसे कहता है कि हैमिल्टन अगर तुम्हारी शिफ्ट यहाँ पर खत्म हो चुकी है तो अगर तुम अभी भी इस जगह पर क्यों रुके हुए हो। मैं लगभग अंदर जाने ही वाला था पर मैंने सोचा कि चलो एक बार तुम्हें आकर देखते हैं। जैसे वो ये सुनता है तो वो कंफ्यूज था। जिसके बाद जेम्स वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अज़ूका जरा एक बार खाकर तो देखो, वैसे भी हम लोग पूरे सोर्समैन डिपार्टमेंट को अपना खाना फ्री में दे रहे हैं। वो कहता है कि रहने दो, मुझे ठंडा खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके अलावा हैमिल्टन अगर तुम्हारा काम यहाँ पर खत्म हो गया है तो चलो एक जगह पर चलते हैं। ये सुनकर वो कंफ्यूज कहता है कि कहाँ पर। तो वो कहता है कि और कहाँ, इस फेस्टिवल के अंदर ऐसे कई सारे गेम है जो कि बस केवल मर्दों के लिए हैं। जिसके बाद वो डार्ट बोर्ड गेम के ऊपर लेकर आ जाता है और कहता है कि बिल्कुल इस तरीके से जहाँ पर उसके निशाने इधर उधर जा रहे थे। पर हैमिल्टन हर बार बुया दे मारता है जिसकी वजह से उसे यहाँ पर बिल्कुल भी इंजॉय नहीं लगता, जिस वजह से वो इसे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता। जिसके बाद वो यहाँ पर डाइस को ढूंढता है और बार बार हर एक बार बिल्कुल सही रहता है, जिस वजह से जो दुकान वाला था उसके चेहरे का रंग भी यहाँ पर पूरे से उड़ गया था। और वो कहता है कि फिर से। जिसके बाद अज़ूका उसे ड्रिंक करने के लिए लेकर आता है जहाँ पर वो 20 से भी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है पर उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई थी। और दूसरी तरफ अज़ूका शायद यहाँ पर उल्टी करने वाला था जिस वजह से वो परेशान हो गया था और वो अपना हाथ पटकते हुए गुस्से में कहता है कि सच में आखिर ये चीज
चीज बिल्कुल वैसी क्यों नहीं हो रही। और पीछे से हैमल्ट अपने कई सारे गिफ्ट्स को घुमाते हुए लेकर कहता है, सच में तुमने मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा कंपटीशन दिया। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर कोई भी कंपटीशन नहीं कर रहा, वैसे भी तुम यहाँ पर अनफेयरनेस के एम्बॉडीमेंट के ऊपर चल रहे हो। जेम्स अजुका से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर जीतना चाहते हो तो क्यों ना तुम यहाँ पर फिजिकल कंपटीशन को अवॉइड कर कुछ और करो। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर ये क्या बात कर रहे हो, मैं फिजिकल एक्टिविटीज में ही तो अच्छा हूँ, अगर मैं उन्हें ही अवॉइड कर दूंगा तो आखिर तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। जेम्स कहता है कि यहाँ पे एक ऐसी कैटेगरी है जो कि शायद तुम्हारे फेवर में हो सकती है। वो कंफ्यूजन के साथ कहता है और आखिर वो क्या है। थोड़ी ही देर में वो उन्हें एक जगह पर लेकर आ जाता है जहाँ पे एक लड़की उनका यहाँ पर वेलकम करते हुए बताती है कि ये मिस ग्रेट अकेडमी कॉन्टेस्ट है और याद रखिएगा कि केवल लड़के ही हैं जो कि यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और रूल ये है कि यहाँ पर एंटर करने के लिए आपको क्रॉस ड्रेस करना होगा। अगर तुमने पहले इस चीज को चेक कर लिया है तो अपने यहाँ पर नाम और डिपार्टमेंट लिख सकते हो। जेम्स इशारा करते हुए अजुका से कहता है कि देखो यहाँ पर, और वो अगले ही पल फिर से उसका सिर पकड़कर उसकी गर्दन मोड़ने लगता है। सच में ये सीन देखना काफी ज्यादा फनी है। वो बेचारा जमीन पर गिर गया था और अजुका गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि सबसे पहले तुम लोग यहाँ पर मुझसे काम करवा रहे थे और सर्विस करवा रहे थे और अब तुम लोग ये चाहते हो कि मैं लड़कियों के कपड़े पहनूं। तो वो कहता है कि हैमल्ट देखने में कुछ जरूरत से ज्यादा ही मर्दाना है, तो क्योंकि अगर तुम लड़कियों के कपड़े पहनोगे तो तुम सच में काफी ज्यादा अच्छे लगोगे। पर ये सुनने के बाद उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कहता है कि मुझसे और भी ज्यादा फालतू बातें करना बंद करो वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। पर विलियम्स उसे टोकते हुए कहता है कि अजुका जरा इसके बारे में सोचो कि जो यहाँ पर जीतेगा उसे यहाँ पर 3000 मर्सीज मिलेंगे और अगर तुम यहाँ पर एंटर करते हो तो मुझे लगता है कि शायद तुम इस गेम को काफी ज्यादा आसानी से जीत सकते हो और साथ ही वो पैसे भी। जैसे अजुका ये सुनता है कि 3000, वो ये सुनकर पूरी तरह शांत हो जाता है और दोनों के अंदर चुप्पी आ जाती है। जिसके अगले ही पल अजुका उस फॉर्म को भरकर काफी ज्यादा जोर से पटकता है और चिल्लाते हुए विलियम से कहता है कि तुमने कहा है कि मैं पक्का यहाँ पर जीत जाऊंगा, अगर मैं यहाँ पर नहीं जीता तो तेरी मौत पक्की है। ये सुनकर वो बहुत बुरी तरीके से डर गया था और वो कहता है कि सच में यार आराम से। अजुका चिल्लाते हुए कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है क्योंकि मैं पहले इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर चुका हूँ। और ये सीन भी सच में काफी ज्यादा फनी है जहाँ पर अजुका पैसों के लिए अब कपड़े बदलने के लिए तो तैयार है पर साथ ही वो विलियम्स को भी बहुत बुरी तरीके से डरा रहा है। दूसरी तरफ हमें हैमल्ट को दिखाते हैं जो कि पीछे कुछ देख रहा था। वो कहता है कि अभी भी यहाँ पर हाई प्रीस्ट के आने की कोई भी साइन नहीं है, क्या वो आज यहाँ पर नहीं आने वाला, पर मैं अपना जरा सा भी गार्ड डाउन नहीं कर सकता। पर वहीं जेम्स उससे आगे कहता है कि सबके अलावा अगर एलिया यहाँ पर आ जाता है और कॉन्टेस्ट के अंदर रहता है तो शायद ये कॉन्टेस्ट तो तुरंत यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो वो कहता है कि हाँ, तो आखिर हम लोगों को क्या करना चाहिए कि यहाँ पर कोई और सा इंसान भी है जो कि यहाँ पर इसे पढ़ना चाहेगा। इसलिए वो आगे कहता है कि हैमल्ट चलो अब तुम्हारी बारी है, जल्दी से फॉर्म को भरो। और ये कहते हो जैसे ही पीछे की तरफ घूमता है तो वो लोग ये देखकर कंफ्यूज थे कि हैमल्ट वहां से गायब हो चुका था। ये देखने के बाद उन तीनों के ही तोते उड़ जाते हैं और अजुका जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास है, आखिर वो कमीना कहाँ पर चला गया, आखिर वो कमीना इतनी जल्दी आखिर यहाँ से गायब कैसे हो सकता है, मेरी एप्लीकेशन को भी जल्दी से यहाँ से कैंसिल करो। तो लड़की चिल्लाते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ करिएगा पर जो कैंसिलेशन है यहाँ पर वो अलाउ नहीं है। और हमें दूसरी तरफ हैमल्ट को दिखाते हैं जो कि भीड़ में घूमते हुए कहता है कि अजुका मुझे माफ कर देना पर अभी के लिए मेरा लो प्रोफाइल रहना काफी ज्यादा जरूरी है, अभी के लिए मेरा भीड़ में गुम हो जाना और कुछ समय काटना काफी ज्यादा जरूरी है। और वहीं वो एलिया के रूम की तरफ देखकर कहता है कि उसकी लाइट बंद है तो वो जरूर फिर से लाइब्रेरी के अंदर होगा। जिसके बाद परेशान होता हुआ हैमल्ट कैंपस के अंदर आते हुए सोचता है कि मुझे लगा था कि उसकी पजामास के ऊपर बियर बना हुआ है तो शायद उसे बियर काफी ज्यादा पसंद होंगे, तो क्या मुझे जल्दी से उसे ये देखकर वहाँ से वापस आ जाना चाहिए। पर तभी हमें किसी की काफी ज्यादा तेजी से भागते हुए की आवाज सुनाई देती है जो कि जल्दी से आकर हैमल्ट से टकरा जाती है। हैमल्ट ये देखकर कंफ्यूज था, वो जल्दी से उसे पीछे से पकड़ लेता है जिससे वो गिर न जाए। वो कहता है कि हे देखकर भागो, तुम यहाँ पर मुझसे टकरा गई, ठीक है तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, चलो ठीक है अब मैं यहाँ से जाती हूँ। पर तभी हैमल्ट उसे देखकर कंफ्यूज था क्योंकि वो काफी ज्यादा लंबे बालों के साथ पिंक आंखें जो कि यहाँ पर उसको देखकर काफी ज्यादा शर्मा रही थी और असल में ये एलिया है उसकी ट्रू फॉर्म के अंदर यानी अपने ट्रू जेंडर के अंदर, जो कि हैमल्ट को यहाँ पर देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज और थोड़ी सी परेशान सी हो गई थी। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं जहाँ पर एलिया अपनी बुक पढ़ने में लगी हुई थी, जहाँ पर वो अभी अपने मेल फॉर्म के अंदर थी। वो अपनी विंडो से नीचे की तरफ देखती है कि फेस्टिवल काफी जोरों शोरों से चल रहा है। ये देखकर वो कहती है जरा अगर सोचा जाए तो जो फेस्टिवल है वो आज से चालू होना चाहिए था, इस चीज में कोई भी शक नहीं है कि काफी देर तक यहाँ पर काफी शोर होने वाला है। पर तभी उसकी नजर उस गिफ्ट के ऊपर जाती है और वो सोचती है मैं अगर सच कहूँ तो मेरा यहाँ पर जरा सा भी इस फेस्टिवल को एंजॉय करने का कोई भी प्लान नहीं है, पर इससे भी काफी ज्यादा बड़ी दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी अगर मैं गलती से हाई प्रीस्ट के सामने आ जाती हूँ जब भी मैं लाइब्रेरी के अंदर जाऊँ। और यही सब सोचते हुए वो उस ब्रेसलेट को निकाल कर अपने हाथ में पहन लेती है और वो सोचता है कि रुको, ऐसा लगता तो नहीं है कि अभी तक इसके अंदर कोई बदलाव हुआ है। पर अगले ही पल उसके अंदर काफी ज्यादा तेज लाइट निकलना चालू होती है जिस वजह से वो परेशान होने लगी थी और वो कहती है कि रुक जाओ आखिर ये क्या है, और उसके रूम से काफी ज्यादा तेज लाइट निकलती है। थोड़ी देर में जब वो पूरी तरह शांत हो गई थी वहाँ पर पूरे धुआं धुआं हो जाता है और वो अपने हाथ को देखते हुए कहती है कि वो कमीना कहीं का, मुझे लगा ही था लो
लोग इतने आसानी से बिल्कुल भी नहीं बदलते। ये तो मेरी गलती है कि जैसा कि उसने कहा था मैंने उसकी बातों पर काफी आसानी से यकीन कर लिया और आखिर इस बार उसने ये किस तरीके का प्रैंक मेरे साथ किया है। पर अचानक ही उसकी आंखें और हाथों के बीच में काफी लंबे लंबे बाल आ जाते हैं और ये देखकर वो कंफ्यूजन के साथ जैसे ही शीशे में अपनी शक्ल देखती है तो ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और वो चिल्लाते हुए कहती है कि वो कमीना पूरी तरह से पागल है।